हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एईपी अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो ये हम लोगों की अर्थमेटिक की क्लास है जिसमें हम लोग 5 चैप्टर्स जो हैं वो नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एलसीएम एचसीएफ है, डिस्काउंट है एंड प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, इन 5 चैप्टर्स के बारे में जो पॉसिबल 4-5 हर एक चैप्टर के 4 से 5, 6, 7, 8 ऐसे क्वेश्चन ले रखे हैं। और जिस क्वेश्चन को भी मैं आपको बताऊंगा मैं उसके बारे में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित डेटा चेंज करके अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो एक ये छोटी सी क्लास, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी पर ये भी नहीं बता सकता हूँ कि कितनी देर की होगी। हाँ, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा जितना भी हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपको जैसा कि पता है कि फर्स्ट नंबर पे हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। हमें इस तरीके से 5 चैप्टर्स देखने हैं। जहाँ पर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत समझ में आती है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत समझ में आती है, आप लोग कमेंट करेंगे तो कमेंट आपकी यहाँ पे शो होगी। मैंने कमेंट ऑन कर रखी है ऑन स्क्रीन। ठीक है, आपकी कमेंट यहाँ पर शो होगी तो मैं आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मेरे भाई। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप बोलोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट नंबर 1 विद क्वेश्चन। और आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती थी कि क्वेश्चन जो है वो बाईलिंगुअल कर दो, क्योंकि एक सिंगल लैंग्वेज में जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। तो फिर क्वेश्चन भी है जो बाईलिंगुअल आपका है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो पहला प्रश्न आपको क्या दे रखा है देखिएगा, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हो सकेगा मैं आपको वो बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मैं इसका मार्कर का कलर चेंज करूँ अगर कोई दिक्कत है? येलो कर लूँ क्या? देखो येलो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, येलो कर लें, ग्रीन कर लें लाइट में। वाइट ठीक है, वाइट ठीक रहेगा क्या? दिखेगा एकदम साफ? वाइट ठीक है वैसे। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखना ध्यान से। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 गिव 75 एज द रिमाइंडर। जब किसी नंबर को 296 से डिवाइड किया जाता है तो 75 जो है वो एक रिमाइंडर यानी एक जो है शेष फल के रूप में आपको प्राप्त होता है। इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 37 देन द रिमाइंडर विल बी। देखना ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आपने किसी एक नंबर से पहले डिवाइड किया, कोई एक नंबर है जिससे आपने पहले डिवाइड किया, जैसे मान लो पहले आपने डिवाइड किया 296 से, और अब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं बोलोगे? अब डिवाइड कर रहे हैं 37 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 37 से। तो एक बात बताओ, क्या 37 से अगर हम 296 में डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर कुछ बचेगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। क्योंकि मेरे भाई ये पूरा देखो 8 बार में चला जाएगा। 8 सत्ते 56, 5 और 8 तिरका 24, 24 और 5 29। तो पूरा 8 बार में कट गया यानी रिमाइंडर 0 बचा। तो कहने का मतलब ये जो दे रखा वो इसी का एक फैक्टर है कि नहीं है? वो जो है इसी का एक फैक्टर दिया गया है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो भैया कि 296 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर मेरा रिमाइंडर के रूप में कितना बचता है? आप बोलोगे 75। अगर इसके किसी एक फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे उसी नंबर को, तो ये बात तुम्हें पता है कि जितना 296 काट चुका है उतना तो 37 भी काट देगा। लेकिन 37 और एक्स्ट्रा क्या कर सकता है? आप बोलोगे क्योंकि रिमाइंडर अभी जो है वो बड़ा है 37 से, तो यानी रिमाइंडर इससे छोटा आएगा। तो हम सीधी सी बात यहाँ ये याद रखते हैं कि जो हमें पहले दे रखा जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा है, ये जो है ये इसी का एक मल्टीपल होता है। तो डायरेक्ट इससे जब हम रिमाइंडर में डिवाइड कर देंगे, यानी डायरेक्ट जब हम मेरे भाई 75 में 37 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा। आप बोलोगे भैया रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा? 37 से 2 टाइम्स में 74 आ जाएगा। कितना बचेगा? आप बोलोगे 1 बचेगा रिमाइंडर। तो आंसर जो आएगा आपका वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई होगी। ध्यान से सुनो, फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि जो 296 है उसी का एक फैक्टर 37 है कि नहीं है? 37 अट्ठे 296, यही तो होता है। तो आपने बोला कि 37 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? भाई जब 296 से कोई नंबर पूरा कट रहा है, बच रहा है कितना? 75। तो 37 से अगर इस नंबर को डिवाइड करोगे तो जितना 296 ने काटा उतना तो 37 भी काट देगा, क्योंकि ये इसी का एक फैक्टर है, इसी से निकल के आया है। लेकिन ये हमें पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होगा।
तो ये कितना दे रखा 296, ये 75, तो यहाँ पे तो ठीक था। लेकिन अगर हम इसका फैक्टर लेंगे तो ये हो गया 37 और ये हो गया 75, तो ये तो भैया 75 बड़ा है, 37 छोटा, और भाग जा सकता है। तो फिर हम डायरेक्ट उससे क्या कर देते हैं, रिमाइंडर में डिवाइड देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना ओरिजिनल रिमाइंडर अब बचेगा जब हम 37 से डिवाइड कराएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी उसी नंबर को अगर हम 37 से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई रिमाइंडर कितना बच जाएगा? आप बोलोगे रिमाइंडर बच जाएगा 1। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। आगे बढ़ें क्या? आप बोलोगे बिल्कुल भैया, अगला क्वेश्चन आ जाओ। एक क्वेश्चन में आपने देखा, मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों एक साथ करवाऊंगा। ध्यान से सुनो। यहाँ पे लिखा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 37 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स विल बी। एक बात बताओ, कभी तुमने किसी के रेसिप्रोकल का सम किया है? रेसिप्रोकल का सम क्या होता है? 1/a प्लस 1/b करो, तो आप बोलोगे नीचे एलसीएम आ जाएगा ab और ऊपर आ जाएगा b प्लस a। 1 a से a कट जाएगा, b ऊपर आ जाएगा, और b से b कट जाएगा, a ऊपर आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी की रेसिप्रोकल का जो सम होता है, किसी के रेसिप्रोकल्स का मेरे भाई जो सम होता है, हम बोल सकते हैं वो मेरे भाई उन नंबर का सम अपॉन नंबर का प्रोडक्ट, अपॉन नंबर का प्रोडक्ट होता है। देखो, उन नंबर्स का सम a प्लस बी और उनका प्रोडक्ट a इंटू बी, इसी को हम बोल सकते हैं कि उनका रेसिप्रोकल है। बिल्कुल सही बात है, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो भैया ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 1/a प्लस 1/b किसी नंबर के रेसिप्रोकल्स का सम इक्वल होता है मेरे भाई उन नंबर्स के सम के और अपॉन उन नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो नंबर का सम ऊपर रखते हैं, नंबर का प्रोडक्ट नीचे रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल का सम। तो रेसिप्रोकल सम बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर तो सम लिखेंगे नंबर्स का, कितना दे रखा है सम, आप बोलोगे 12 दे रखा, तो ऊपर तो 12 आ गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा नीचे भैया? उनके प्रोडक्ट आ जाएगा 35 सॉरी। तो आपका आंसर हो गया 12/35। बिल्कुल सरल था भाई, बिल्कुल करना नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था। बाकी देखो ये सॉल्यूशन ये है। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मज़ा आ रही है क्लास में, समझ में आ रही, तो आप लोग कमेंट करिएगा भाई, मैं कमेंट पढ़ूंगा आपका, परेशान मत हो, ठीक है? अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तब भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से सुनो। आपको दिया गया कि 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं में सभी अंकों का योग पूछा गया। व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ ऑल डिजिट्स? सभी नंबर्स का सम कितना होगा? देखो, एक तो बिल्कुल सरल तरीका इसका ये हो सकता है कि अगर हम 1 2 3 4 लिखते हैं, पूरा 1 2 3 4 ऐसे करके, देखो 9 तक जाते हैं। 9 तक क्या 10 तक जाएंगे? 10 तक चले जाओ। तो बोलो पहले ये 9 तक चले जाओ। फिर मैंने कहा 10 से लेकर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक चले जाओ। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ से 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक चले जाओ। बात समझ में आ रही? तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, वो ये समझ में आएगी कि मेरे भाई इकाई पर अगर हम ध्यान दें तो ये देखो 1 कहाँ पे आ रहा? इकाई पे, इकाई पे, इकाई पे, और 9 भी मेरा कहाँ पे? इकाई पे। इकाई का मतलब पता होता है यूनिट डिजिट पे, यूनिट नंबर पे, वंस पे आ रहा है। तो इकाई आपको समझ में आ गया। इकाई मेरे भाई टोटल कितनी यहाँ पे आ रही? 9 तक। फिर देखो नीचे जब इस 10 के बाद 11 आएगा तो 11 में 1 इकाई पे आएगा, 12 में भी इकाई पे आएगा, 13 में भी इकाई पे आएगा, 14 में भी इकाई पे आएगा, 15 में 1 इकाई पे आएगा। इस तरीके से 19 में 9 इकाई पर आएगा। यानी 1 से 9 तक की संख्याएँ टोटल मेरे भाई 1 के लिए, फिर 10 वाली लाइन के लिए, फिर 20 के लिए, फिर 30 40 50 60 70 80 90, यानी पूरी 10 बार 10 तक आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि अगर हम केवल इकाई का अंक देखें, इकाई में कितने सम आ रहे हैं, तो आप बोलोगे इकाई में जो है वो 10 गुणे 1 + 2 + 3 करके डैश 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 9 तक इकाई में ये आ रहे हैं। आप बोलोगे भैया अगर इतनी बार ये इकाई में आया है तो दहाई में भी 1 10 बार आएगा, 2 10 बार आएगा, 3 10 बार आएगा। कैसे? आप बोलोगे भैया देखो 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15, 10 से स्टार्ट किया था, 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 फिर 19 फिर 20, ठीक है? तो आप देखोगे कि 20 को छोड़ दोगे, कुछ में तो 2 आ रहा है। देखो एक ये दहाई पे, एक फिर ये एक, फिर ये एक, फिर ये एक, फिर ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, यानी 10 बार 1 आया। फिर ऐसे जब 21 लिखोगे, 22 लिखोगे, 23 लिखोगे तो 2 भी मेरे भाई 10 बार आएगा। फिर 3 10 बार आएगा, 4 10 बार आएगा, 5 6 7 8 9 तक ये 10 बार आएंगे, 99 तक।
तो आप बोलोगे मतलब भैया अगर दहाई के अंक की बात करें तो दहाई भी आप बोलोगे 10 इंटू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करके 9 तक आएंगे। 10 से गुणा क्यों करा रहे हैं? क्योंकि देखो 10 बार 1 आएगा, 10 बार 2 आएगा, 10 बार 3 आएगा, 10 बार 4 आएगा। कहाँ पे? दहाई पे। और इकाई पर भी मेरे भाई देखो 10 बार 1, 10 बार 2, 10 बार 3, 10 बार 4। देखो जैसे 9 को देखना है तो पहले 9 कहाँ पे आएगा? 9 पे। फिर एक बार 9 इकाई पे आएगा 19 पे, फिर 29 पे, फिर 39 पे, फिर 49 पे, फिर 59 पे, 69 पे। ठीक है, इस तरीके से भैया 79 पे, 89 पे, 99 पे। तो कुल 10 बार सारे नंबर रिपीट हो जाएंगे। आप बोलोगे भैया ये दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो आप बोलोगे इकाई में मेरे भाई टोटल आ जाएंगे 10 इंटू। अब हमने कहा इसको कैसे सॉल्व करोगे? 1 से 9 तक की संख्याओं का योग क्या होता है? आप बोलोगे 9 गुणे 10/2 n इंटू n प्लस 1/2 पढ़ा है ना सबने। आप बोलोगे इनका भी भैया सेम आ जाएगा, इनका भी आ जाएगा 10 इंटू n इंटू 10/2। 2 से 1 कटा 5 बार में, 2 से 1 कटा 5 बार में, ये भी 450 आ गया और ये भी 9 पना 45 450 आ गया। मतलब आप बोलना चाहते हो कि टोटल सम जो आएगा वो 450, ये 450, ये 900 आएगा। 900 टोटल सम आएगा। आपको ऑप्शन देखो डी दिखाई पड़ रहा है 900, लेकिन ये आंसर गलत है। ध्यान से सुनना, आपसे बोला 1 से 100 तक, 100 तक, तो 100 को कैसे भूल गए तुम? यहाँ तो 99 तक की बात हुई है, यहाँ पर भी 99 तक की बात हुई है, लेकिन 100 में तो सैकड़े के स्थान पर 1 आता है। तो आप बोलोगे एक और आ जाएगा इसमें, सैकड़े पर 100। 100 में देखो सैकड़े पे 100 होता है। हमने इकाई और दहाई की तो बात कर ली, सैकड़े की बात कौन करेगा? तो सैकड़े पे 1 आ गया। आप बोलोगे भैया टोटल आंसर जो आ गया वो आ गया 901। सो दिस इज़ माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया, मैंने आपको दिखाया भी कि कहाँ से क्या आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिया। आपको ये भी समझ में आया होगा कि 1 कहाँ से कितनी बार आ रहा, 2 कहाँ से कितनी बार आया, 3 कहाँ से कितनी बार आया। ठीक है, तो ये सारे दहाई के अंक थे, ये सारे इकाई के अंक थे। ये एक मेरा जो था ये सैकड़े पर था, तो ये एक सैकड़े वाला हो गया। तो हमने सबको जोड़ दिया, आखिरी में टोटल मेरा आंसर आ गया 901। ऑप्शन नंबर जो है वो सी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया जल्दी से बढ़ जाओ और इसको भी समझ लेते हैं। देखो सरल सी चीज़, अगर इसको तुम देखोगे तो तुम्हें इसमें कुछ पैटर्न दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, कुछ देखो पैटर्न दिखाई पड़ रहा क्या? आप बोलोगे भैया पैटर्न तो बस ये दिखाई पड़ रहा है कि अगर इनको हम सॉल्व कर लें तो ये आगे वाला तो 3/4 हो गया इंटू, अगर इसे सॉल्व करोगे बोलोगे 3 एकम 3 1 4/3, ये हो गया 4/3 इंटू, मैंने कहा ये हो जाएगा 3 एकम 3 2 5/3, ये हो गया 5/3। फिर मैंने कहा ये देखो तो ये बोलोगे 5 एकम 5 माइनस 2 3/5, तो ये हो गया 3/5। लास्ट वाला ये हो जाएगा 6 एकम 7 एकम 7 6 13/7, ये हो गया 13/7, 13/7 7 है। ठीक है 7, एक काम करो बैक कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा, 13/7। और भैया इसे देखोगे तो 13 एकम 13 और 13 में से मेरा भाई चलेगा यहाँ पर कितने 12, 13 एकम 13 में 12 चलेगा, 1/13 आ गया, 1/13। ठीक है, काटो देखो कुछ कटेगा, बोलोगे भैया ये देखो ये आपस में पूरे पूरे कट गए, ये कटा, ये कट गया, ये कट गया, बचा सिर्फ कितना? ऊपर 1 बचा, नीचे 7 बचा। तो आंसर जो है वो 1/7 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये दे रखा। तो बिल्कुल सरल था ये तो। ठीक है, था एकदम सरल क्वेश्चन कि नहीं? बढ़िया तरीके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलोगे बढ़िया तरीके का भैया, पूरा ही समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा कि द लार्जेस्ट एमंग द नंबर इज, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर है इनमें से जो बड़ा है बाकियों से? तो भैया सिंपल सी बात है, आप देखोगे कि इनके बीच का गैप क्या है, बीच का गैप देखोगे और बीच में सबके माइनस लगा। आप देखोगे जिनके बीच का गैप समान होता है, सेम गैप वालों के लिए कॉन्सेप्ट होता है, सेम गैप है, क्या है? गैप सेम है। 7 में 5 गया 2 बचा, 5 में 3 गया 2 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, 11 में 9 चला गया 2 बचा, सबके बीच में 2 बच रहा है। तो जब गैप मेरे भाई बीच का सेम होता है, सबके बीच में 2 बच रहा, तो आपको देखना है कि स्मॉल नंबर्स कौन से हैं। जो स्मॉल नंबर्स के द्वारा बना होगा गैप, वही वाला मेरा सबसे लार्ज होगा। जो स्मॉल नंबर से बना होगा वो सबसे लार्ज होगा। और बोलोगे मेरे भाई दूसरा कि जो लार्ज नंबर से बना होगा, लार्ज नंबर के द्वारा बनाया जाएगा, वो सबसे स्मॉल होगा। हमसे यहाँ पे पूछा गया क्या कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट अमंग नंबर? लार्जेस्ट पूछा गया है,
तो ज़रा बताओ इनमें से सबसे छोटे वाले नंबर्स का बीच का गैप कौन है? आप बोलोगे देखो 5 अंडर रूट का माइनस रूट 3, ये सबसे छोटा वाला है 3 और 5 वाला पेयर। बाकी देखो 5 से बड़ा ये 7 है, ये 5 है, ये 9 है और ये 11 है। तो 11 सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा माना जाएगा। तो यहाँ पे आप बताओगे सबसे बड़ा कौन सा आएगा? वो आ जाएगा √5/√3। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। सही है ना मेरे भाई? अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें कुछ ये दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन मेरे भाई, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों समझ रहे हैं इसलिए ध्यान देना। आपसे बोला गया है कि इन अ फॉर्म देयर आर काउज एंड हेंस, इफ हेड आर काउंटेड देयर आर 180, इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 420, द नंबर्स ऑफ काउज इन द फॉर्म इज। गाय कितनी है ये पूछा गया है भैया। सर टोटल 180 हैं और पैर टोटल 420 हैं। अच्छा आप देखो, इसको करने के लिए बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे तरीके बताते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि एक अगर आप मोटी बुद्धि से सोचो, मैं अब हमेशा मोटी बुद्धि क्यों बोलता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि एक कुछ लोगों की बुद्धि होती है एकदम देसी वाली, जिनको फार्मूले रटने से बेटर लगता है कि मुझे तुम समझा दो, थोड़ा सा टफ लगेगा पर मैं वो समझ लूँगा, बट मुझे फार्मूले याद मत कराओ, वो ज़्यादा बेटर है, मुझे फार्मूले बस याद मत कराओ। तो मैं वही वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि आपको फार्मूले ना याद करने पड़े। आप एक बात बताओ, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी मुर्गियाँ हों, अगर सपोज करो सारी मुर्गियाँ हों, आपको ये चीज़ पता है कि जो एक हैन होती है उसके कितने पैर होते हैं? आप बोलोगे 2। मैंने कहा जो एक हॉर्स या फिर काऊ दे रखा है, तो मैंने कहा अगर एक काऊ होगी तो उस काऊ के कितने पैर होंगे? आप बोलोगे 2, ये 4 पैर होंगे। और टोटल सर कितने हैं सबके पास? बोलोगे इसके पास भी एक सर होता है, इसके पास भी एक सर होता है, तो टोटल मिला के एक ही सर तो हुआ सबके पास। इतनी बात समझ में आई? अब तुम एक बात ये बता दो ज़रा, अगर मैं तुमसे यहाँ से पूछूं इसके पास 2 पैर, इसके पास 4 पैर, ऐसे कितने पैर हैं जो दोनों के पास हैं? आप बोलोगे 2 इसके पास भी हैं, 2 इसके पास भी हैं। इसके हर बार 2 पैर एक्स्ट्रा बचेंगे, अगर बचेंगे तो इसी के बचेंगे 2 ज़्यादा, बाकी तो दोनों के पास 2-2 तो दोनों के पास हैं। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब आप एक बात बताओ, अगर 180 की 80 पूरी ये, इन सबके पास 2-2 पैर तो सबके पास हैं कि नहीं है? देखो 2 इसके पास भी हैं, 2 इसके पास भी हैं, इसके पास 2-2 ज़्यादा बच जा रहे हैं, हर बार 2 तो ज़्यादा बच रहे हैं। अभी देखना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप बोलोगे वैसे देखो 18 दूनी 36, 360 पैर होने चाहिए थे। पैर कितने होने चाहिए थे? 360। हैं कितने? 420। कितने ज़्यादा पैर हैं? आप बोलोगे 60 पैर। आप एक बात बताओ, हर बार किसके पैर ज़्यादा बच रहे थे? आप बोलोगे भैया 2 इसके पास भी थे, 2 इसके पास थे, एक गाय हर बार 2 पैर ज़्यादा बचा रही थी, तो 60 पैर अगर ज़्यादा बच रहे तो गाय कितनी होंगी? आप बोलोगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर बार 2 पैर ज़्यादा बचते थे, तो 60 में जब 2 से भाग दोगे आ जाएगा 30। इसका मतलब 30 जो है वो गाय हैं। कितनी गाय हैं? बोलोगे 30। एकदम सरल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें लॉजिक वाली चीज़ तो थी नहीं। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ मुर्गी कितनी है, हैन कितनी है, आप बोलोगे भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 180 टोटल सर हैं, जिसमें से सर तो सबके पास एक है, 30 सर इसमें गाय के हो गए, तो बचे कितने? 150 सर। 150 सर ये किसके बचे होंगे? ये बचे होंगे मुर्गी के। तो सर 150 किसके हैं? मुर्गी के। 30 यहाँ पे हमसे पूछा गया कि पैर कितने, तो आप बोलोगे पैर जो हैं वो 30 पैर यहाँ पे गाय के एक्स्ट्रा बच रहे हैं, मतलब 60 पैर गाय के एक्स्ट्रा बच रहे थे, इसलिए 30 सर जो हैं वो गाय के होंगे, यानी 30 गाय होंगी हमारी। तो हमसे गाय पूछी गई थी तो हमें यहाँ पे 30 बताना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल दिक्कत यहाँ पे किसी को? बोलोगे कोई समस्या नहीं, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई भाई। समझ में देखो 2-2 पैर इसके हैं और इसके 4 हैं, तो 2 तो इसके पास भी है ना, इसके हर बार 2 बच जाते होंगे एक्स्ट्रा, तो टोटल 60 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये 30 गाय हैं एक्स्ट्रा। तो भैया देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया हो, बाकी आप नहीं आ रहा तो फिर थोड़ी सी आप कोशिश कम कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से सुनो क्या लिखा। लेट एक्स इज इक्वल टू 433 मतलब 433 टू द पावर 24 माइनस 377 टू द पावर 38 प्लस 166 टू द पावर 54। पूछा क्या व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स, इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो इसका इकाई अंक बताना है आपको। इकाई का अंक क्या आएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको समझा रखा है ये चीज़ की लास्ट वाली डिजिट से मतलब होता है यूनिट के लिए। देखो लास्ट में 3 लिखा है, इसकी पावर कितना है? 24। मैंने कहा पावर को हमें 4 की साइक्लिसिटी में पूरा करना होता है, 4 की साइक्लिसिटी, ठीक है, यानी हमें पावर में 4 से डिवाइड देना होता है। 24 में 4 से डिवाइड देखो रिमाइंडर कितना बचेगा? बोलोगे 0 बचेगा। 0 बचता है तो हम 4 ही मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे 3 की घात 4 यहाँ पे लिखा, माइनस
7 की घात कितना लिखा है आप बोलोगे यहाँ 38। 38 में 4 से डिवाइड दे दोगे, 4 9 36 मेरे भाई 2 बच जाएगा, तो 2 यहाँ लगा दोगे। फिर मैंने कहा प्लस 6 की पावर मेरे भाई लगा है 54। तो 6 के बारे में आपको एक चीज़ पता होगी, इसकी पावर तुम चाहे दुनिया का कुछ भी अंक लगा लो, ये 6 ही रहता है, कोई मतलब नहीं होता इसको पावर से। तो इसका मतलब ये 6 ही बना रहेगा। हमने कहा इसकी पावर अगर 4 है तो मतलब कितना होता है आप बोलोगे, 4 का मतलब होता है कि 3 तिरका 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिरका 9 9 तिया 27 27 तिया 81, 81 का मतलब आखिरी में 1 आएगा, तो ये हो गया 1। माइनस 7 की करोगे तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, आखिरी में कितना आएगा यूनिट डिजिट 9 आएगा, ये 9 लिख दिया। प्लस का 6 है ना, 6। आप बोलोगे 1 और 6 मेरे भाई होकर के बन जाएगा 7, और 7 में से माइनस कर देंगे हम कितना 9। आप एक बात बताओ, 7 में कभी 9 सुना घटते हुए? नहीं सुना ना। इसका मतलब ये कहीं से कैरी लेकर के खुद को 17 करेगा, 17 में से 9 चला जाएगा, 8 बचेगा। सो द आंसर इज 8। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोगों की दिक्कत है कि यहाँ पर हम लोग जो है रिमाइंडर को नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे और लिख लो। और देखो एक बात और समझ लो, अगर 7 में मैंने 9 को माइनस कर दिया तो आप बचेगा माइनस का 2 बचेगा। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं लेते हैं, प्लस करने के लिए 10 के साथ इसको माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8। सो 8 इज़ माई आंसर। चाहे ऐसे कर लो माइनस रिमाइंडर लेकर के, और चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी आपको। कोई समस्या है यहाँ पे किसी को? 1% की भी समस्या है तो बता दो, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हम लोगों का नंबर सिस्टम के 4-5 क्वेश्चन जो थे उनका हो चुका है दी एंड। लास्ट में प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन आपको मैं ज़रूर दूंगा, परेशान मत हो, वो लास्ट में प्रैक्टिस सेशन है उसमें ऑलरेडी। हम लोगों की अब बात आ गई है एलसीएम और एचसीएफ पे। तो जब बात एलसीएम और एचसीएफ पे आ जाए तो बात तो समझ गए होंगे। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, पता है आपको? नहीं पता तो क्लासें पढ़ी ऑलरेडी, देख लेना। इस प्रैक्टिस सेशन में जो पॉसिबल हो सकेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोला गया है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन देयर एलसीएम विल बी। 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो दे रखा है 5:6। इफ देयर एचसीएफ इज 4 तो उनका एलसीएम पूछा गया। आप एक बात बताओ, मैंने आपको ये चीज़ बता रखी, कॉन्सेप्ट है, पहले समझिएगा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे। पहले कॉन्सेप्ट देखो। आपको पता कोई भी नंबर हो, मैंने मान लिया एक नंबर है hx और दूसरा नंबर है hy। जब भी हम इनका रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो निकालने में कॉमन फैक्टर्स कट जाते हैं। कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो कट जाते हैं। क्या हो जाता है? कॉमन फैक्टर कट जाते हैं। मतलब अगर हम hx रेशियो hy निकालेंगे तो आप बोलोगे h से h ही कट जाएगा, x रेशियो y बचेगा। यानी ये आपस में को प्राइम नंबर्स बचते हैं कि नहीं बचते हैं? ध्यान से सुनना। और दूसरी चीज़ बताओ, जो दोनों से कट गया है, दोनों में कॉमन था, वो क्या हो सकता है? आप बोलोगे इसी को तो एचसीएफ बोला जाता है, जो दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिल जाए काटने के लिए, तो कट गया मेरे भाई। तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर हम इस रेशियो में, दिए गए रेशियो में एचसीएफ का इंटू करा दें, मान लो अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ नंबर कौन कौन से हैं, नंबर पूछे जाते, तो आप बोलोगे भैया 5:6 था, ये x रेशियो y के फॉर्म में होगा। हमें नंबर होते हैं हमेशा hx रेशियो hy की फॉर्म में, यानी एचसीएफ से इंटू कर इसमें करा दें। एचसीएफ 4 है तो आप बोलोगे 4 से इसमें इंटू कराते, 4 से इसमें इंटू कराते, तो ये 20 आ जाता और ये आ जाता मेरे भैया 24। तो नंबर अगर पूछे जाते तो ये हो जाते, अगर नंबर पूछे जाते तो। नहीं पूछे गए, जबकि आपको पता है कि यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आए थे सारी शिफ्टों में इससे एक क्वेश्चन जरूर आया था कि नंबर बता दो कौन कौन से हैं। आप लोग देखिएगा भी, अगर आपने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा। अब सुनना जरा ध्यान से, इतनी बात अगर समझ गए हो तो आगे की बात पक्का समझ में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना आराम से, ये वाली समझ गए बात। अब एक बात बताओ, अगर मैंने कहा hx और रेशियो hy था और ये कट चुका है, तो यहाँ पे x रेशियो y बचा। जबकि हमें पता है कि किसी भी संख्या का एलसीएम अगर हमें निकालना हो तो क्या होता है, को प्राइम फैक्टर्स ये वाले और इनटू एचसीएफ, एक बार इनटू करा दो दोनों का, तो यही तो हो जाएगा एलसीएम इनका। यानी अगर हमें एलसीएम पूछा जाए तो हम रेशियो का आपस में गुणा करा दें और उसमें एचसीएफ का गुणा करा दें, तो यहाँ से एलसीएम निकल आएगा। बढ़िया बात समझ में आ गई।
अच्छी तरीके से मेरे भाई आ गई कि नहीं आ गई बोलोगे बिल्कुल बढ़िया। तो भैया सरल सा कॉन्सेप्ट था, अगर हमें इसमें एलसीएम बताना है तो कैसे बता दोगे, बोलोगे रेशियो का गुणा करा दो 5 गुणे 6 और इसमें एचसीएफ का गुणा करा दो 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 और 30 और चौके 120। तो सवाल सिर्फ इतना सा था, लेकिन इसके बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट समझोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एलसीएम ऐसे निकाल देंगे, सरल सा सवाल था ये, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बस इतना बता दो पहले, तो बोलोगे भैया बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई है। एलसीएम बताना होगा तो उनके को प्राइम फैक्टर्स आपस में जो कॉमन नहीं मिल रहा है फिर दोनों में जो कॉमन मिलेगा, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स बोल सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए, कि उनके फैक्टर्स में हम लोग वो सारे फैक्टर जिनकी मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर फैक्टर्स का इंटू कराएंगे, प्रोडक्ट कराएंगे, तो वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ या ना जल्दी से बोल दो एक बार, तो बोलोगे बिल्कुल भैया बढ़िया बात समझ में आ गई। अब सुनना ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से चलो और इसे पढ़ो पहले तो, क्योंकि पढ़ना जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखो क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ती है तो बिल्कुल बताएंगे, नहीं पड़ती है तो फिर कोई बात नहीं। लिखा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 21 एंड 84। ओके, यहाँ तक देखो बात समझ में आ गई। आपसे बोल रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज़ 1:4, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज़। भैया जो इससे पहले अभी चीज़ बताई, क्या तुमने वो ध्यान से देखी थी? अगर तुम बोलोगे भैया ध्यान से देखी थी तो फिर इसे करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से नहीं देखी थी तो इसे करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। आपसे मैंने अभी एक चीज़ बताई थी कि जो एलसीएम होता है ना, जो एलसीएम वो क्या होता है, उन कॉमन रेशियो वाले फैक्टर का प्रोडक्ट और साथ में एचसीएफ का प्रोडक्ट। हाँ या ना बोलोगे बिल्कुल सही बात है। हमने कहा अगर तुम्हें यहाँ पे एलसीएम की जगह कितना दे रखा है 84, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, और एचसीएफ की जगह कितना दे रखा है, आप बोलोगे 21। तो अगर हमें ये दोनों पता चल चुके हैं, यहाँ पे हमें ये दोनों पता है, तो ध्यान से देखना, ये हमें बोल रखा कि 1:4 है, और मैंने आपको बताया कि जब भी हम इसमें एचसीएफ का इंटू अंदर कराएंगे एचसीएफ का, तो वो नंबर से निकल आएंगे। 21 1 जा 21, 21 4 जा 84। आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द लार्जर नंबर, बड़ी संख्या कौन सी, आप बोलोगे 84 इज द लार्जर नंबर। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट है। इतना सा करना था। देखो इसका कोई रोल यहाँ पे है नहीं वैसे देखो तो, भाई रेशियो दे रखा, एचसीएफ दे रखा, बड़ा नंबर बता देंगे। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें अलग होती हैं, जैसे देखना इसे और भी कैसे कर सकते हैं, ये भी देख लो। दो संख्याएँ हैं, बोल रहा है कि उनका रेशियो ये दे रखा 1:4। मैंने मान लिया पहली वाले नंबर जो है स्मॉल वाला नंबर वो 1x है और ये बड़ा वाला मेरा 4x है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीख लो, यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आप सीख लो भैया। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ भी रखा होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है मेरे भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। आप बोलोगे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मतलब हो गया 1x में इंटू करा दो 4x का, बराबर आना चाहिए। एचसीएफ दे रखा 21, एलसीएम दे रखा 84। आप बोलोगे ये हो जाएगा, देखो 4 से अगर इसको काट देंगे तो ये 21 आ जाएगा। यहाँ से x इंटू एक्स आ जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू 21 इंटू 21। आपने यहाँ से स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट आ गया, 2 का पेयर बना, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 21। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। हमसे पूछा था लार्जर वाला नंबर कितना होगा, लार्जर वाला नंबर 4x था, तो 4 इंटू एक्स की जगह 21, 21 4 जाए 84। तो गलत ये भी नहीं है, तरीका ये भी सही है। पर अगर आपको मैंने इतनी छोटी सी एक चीज़ बता दी है कि हमें रेशियो दे रखा है और हम जैसे ही इस रेशियो में एचसीएफ से इंटू कराएंगे तो वो नंबर से निकल आएंगे, वो नंबर से निकल आएंगे, तो आपको ये ज़्यादा बेटर लगना चाहिए कि ये 21 हमें दे रखा। 21 से अगर हम बड़ी वाली संख्या पूछी 4 से इंटू कराएंगे 10 4 84 इज़ माई आंसर। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर मेरे हिसाब से जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। चलो अगले नंबर पे देखना भैया सवाल क्या दे रखा। सवाल एक प्यारा सा सवाल लग रहा है देखने में। अब वो प्यारा है कि नहीं है, ये प्यार तो उसको करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको दर्द देगा कि जो भी मिलेगा। देख लो, दे रखा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज़ 204 टाइम्स देयर एचसीएफ। ओके, समझ पा रहे हो मतलब क्या है कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब इसका ये है कि बोल रहा है कि जो एलसीएम है ना नंबर का,
वो HCF का 204 गुना है, मतलब 204 टाइम्स ऑफ HCF जो LCM है वो। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। आगे आपसे बोला गया कि इफ देयर HCF इज 12, अगर उनका HCF 12 है तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 40, और नंबर के बीच का जो अंतर है वो 60 है, देन x प्लस वाई कितना होगा। अभी मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, आपको शायद समझ में आया होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट वही आएगा जो HCF इंटू LCM आएगा, जो HCF इंटू LCM आएगा। छोटा सा है फार्मूला है कि ये बिल्कुल बच्चों की क्वालिटी का फार्मूला है, एकदम छोटा सा, समझ में आ जाएगी बात। आपको देखना कैसे, आपसे उसने बोला कि LCM ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज़ 204 टाइम्स देयर HCF। मैंने कहा अगर HCF उसका h है, ध्यान से सुनना, तो LCM कितना हो जाएगा, बोलोगे 204 टाइम्स ऑफ h, इस h का 204 गुना बराबर मेरे भाई एक नंबर दे रखा है 60, मतलब सॉरी क्या दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60। एक नंबर x था, एक नंबर y था, उनके बीच का डिफरेंस जो था वो 60 का था। मैं कर लेता हूँ भाई एक नंबर x और दूसरा नंबर हो जाएगा x माइनस 60, एक नंबर x और एक नंबर x माइनस 60, बिल्कुल सरल सी बात है। मैंने कहा अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तुम्हें मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 60, ध्यान से सुनना, बराबर h हमें कितना दे रखा है, HCF 12 दे रखा है, तो ये देखो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144 इंटू 204। अब एक बात बताओ, कॉमन सी बात है समझना, क्या इनके बीच का गैप 60 नहीं है, और क्या इनके बीच का गैप 60 नहीं है सेम बात की नहीं है। अब यहाँ पे समझने वाला यहीं से समझ सकता है कि जो ये वाला नंबर होगा ये छोटा वाला नंबर होगा, देखो ये x अगर बड़ा होगा तो इससे 60 घट के छोटा बचेगा, तो ये वाला नंबर हो जाएगा 144 और ये वाला नंबर हो जाएगा 204। आपसे पूछा था x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आप बताओ, ये चीज़ y तो ही लिखी है, y ही तो बोला गया, y की वैल्यू ये y ही तो है, तो y की वैल्यू 144 आ गई, x की वैल्यू 204 आ गई। आपसे x प्लस वाई पूछा तो 204 प्लस 144, आप बोलोगे दिस इज नथिंग बट 348 इज माय आंसर। ऑप्शन नंबर आपको जो है डी वाला एकदम राइट दे रखा। तो एकदम बच्चों वाला कॉन्सेप्ट था कि नहीं था। और देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझा दिया, तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा परेशान मत हो, मैं हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा, मतलब बता दूंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वहाँ पे। चलो नेक्स्ट भैया, अगर क्लास में मज़ा आ रही क्लास को लाइक करके जाइएगा भाई, भगवान का समय आपको सुन लो ध्यान से। अगला देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, कसम वसम नहीं आ रही से बोल दिया मैंने थोड़ा जज्बात में, कसम क्वेश्चन नहीं, लाइक करना अगर पसंद आती तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। लिखा देखो, दो धनात्मक संख्याओं का योग दे रखा 204, दो धनात्मक संख्याओं का योग दे रखा 204। मैंने कहा संख्याएं हमेशा अपने मन में यही सोचा करो कि एक HX है और एक HY है, इनका हमें योगफल दे रखा 240, 240 है ना, 240। बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया, बोलोगे बिल्कुल बढ़िया समझ में आया। और इनका मेरे भाई बोला कि HCF जो दे रखा है HCF इज 15, तो मैंने कहा जो H होता है ये HCF ही तो होता है, दोनों से अगर कॉमन ले लेंगे H, यहाँ से भी कॉमन ले लिया यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा H। इसी मैंने बताया, अलग से कर दें क्या, अगर हम इन दोनों से H कॉमन ले लें बाहर तो अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर 240। h की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, आप बोलोगे h की वैल्यू हमें दे रखी 15, तो ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा कि h यानी बटे 15 लिख दें। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, बोलो कोई समस्या नहीं। भैया आपने बताया कि 15 अट्ठे 120 होता है, तो 8 बार में 120 आएगा, तो 16 बार में 240 आ जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई 16 आएगा। आपसे पूछा दी गई शर्तों को संतुष्ट करने के लिए संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। अब आप बताओ, अगर हमने HX रेशियो HY लिखा था और ये आपस में कट जाते थे, तो ये XY ऐसे पेयर चाहिए जो आपस में को प्राइम हो, जो आपस में को प्राइम हो, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन हो के कटने का चांस ना रहे, और उनको जोड़ने पे कितना आ जाए 16 आ जाए। आप बोलोगे भैया एक को 1 ले लो दूसरे को 15 ले लो, कोई दिक्कत है क्या, एक को 1 ले लो दूसरे को 15 ले लो। दूसरा बोलोगे भैया एक को हम लोग क्या एक को 4 और एक को 12 ले सकते हैं, सोचो एक बार, क्या एक को 4 और एक को 12 ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया 4 एकम 4 4 तय 12, ये तो कट जाएगा, नहीं हो सकता।
तो बोलोगे भैया एक को 7 ले लो, एक को 9 ले लो, देखो ये भी आपस में नहीं कटेंगे किसी नंबर से, बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। फिर बोलोगे भैया एक को 5 ले लो, एक को 11 ले लो, ये भी नहीं कटेंगे, 11 और 5 आपस में को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। फिर बोलोगे भैया एक और कोई बता दो, तो मैंने कहा क्या एक 3,13 ले सकते हैं क्या? 3 और 13 16, देखो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। मैंने कहा कुछ और सोचो, कोई और हो सकता है क्या, कोई भी और अदर? आप बोलोगे भैया बाकी तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हमने 1 3 5 7 11 13 15 सारे पॉसिबल ले लिए हैं ऑड नंबर्स, और इवन तो हमें इसमें लेना ही नहीं है अभी, ठीक है ना। तो ऑड मेरे भाई हो गया, क्योंकि मैं सम इवन आ रहा, तो इसका मतलब हम ऑड और ऑड जोड़ेंगे तभी इवन आएगा, तो सारे पॉसिबल ऑड नंबर्स हमने ले लिए। तो आप बोलोगे ऐसे कुल कितने 1 2 3 4 फैक्टर आए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम राइट हो जाएगा 4। आई होप कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा होगा और समझ में भी चीज़ें अच्छी तरीके से आ रही होंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ आपको चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा कि द सम ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 512 एंड 496 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, अच्छी बात है। बोला गया है कि इफ वन नंबर इज 72, अच्छा देन द अनदर नंबर बताना कितना होगा। एक सिंपल सी बात बताओ, एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दे रखा है, तो क्या एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि जो ऊपर वाला दे रखा वो एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा कितना 512, और दूसरा एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना दे रखा है 496। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, यहाँ से 2 एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आ जाएगा मेरे भाई 8010। तो अगर 2 से इसे काट देंगे तो आ जाएगा 504, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलोगे 504 आ गया। और एलसीएम अगर 504 है तो आप बताओ एलसीएम में एचसीएफ जोड़ दें तो 512 आ जाए, जिसमें से ये एलसीएम 504 हो गया, 504। तो 504 में क्या जोड़ा जाए कि 512 हो जाए, बोलोगे 8, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा, बोलोगे एचसीएफ आ गया 8। इन दोनों में कोई समस्या यहाँ तक? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई काफ़ी। तो आपको क्या कोई साउंड आ रहा है इसी किसी तरीके का, तो थोड़ा सा साउंड आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि आज जो है बगल में कुछ काम चल रहा है इनका, तो उस वजह से साउंड आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसे नेगलेक्ट करते हैं। वैसे मैंने माइक काफ़ी पास रख रखा है, तो हो सकता है कि कम साउंड आ रहा हो। आप सुनना, हमने पढ़ रखा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, पढ़ रखा ना। तो फर्स्ट नंबर तो हमको दे रखा 72, सेकेंड हमसे पूछा गया, एलसीएम मेरा 504, एचसीएफ मेरा 8। 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 9 72, 9 से इसे काट दोगे तो हो जाएगा 9 पना 45, 9 छक्के 54। तो आप बोलोगे जो सेकंड नंबर आ जाएगा वो मेरे भाई 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। बढ़िया बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 56 ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा कि नहीं? कोई समस्या किसी को? आप लोग क्वालिटी अपनी बढ़ा लो, ठीक है। अगर ब्लर आ रहा है तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लो भैया। चलो नेक्स्ट मेरे भाई करते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में आंसर मिला लेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1:2, 2:3 एंड 3:4 द नंबर्स का रेशियो दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33। देन एचसीएफ ऑफ द ऑल 3 नंबर्स। एचसीएफ बताना इन तीनों नंबर का कितना हो जाएगा। तो भैया एक बात बताओ तुम, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये जो नंबर से लिख रखे हैं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4, तो इनको अगर हम अपना एक जो है जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन ऑफ रेशियो, मैंने आपको बताया है शायद पीछे, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, आप बोलोगे नीचे एलसीएम लेते हैं और उसका पूरे से इंटू करा देते हैं। तो देखो 3 2 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 से इंटू कराओगे तो देखो 2 से कटेगा ये 6 बार में, 2 छंग 12। 3 से कटेगा 4 बार में, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। और ये देखोगे तो 4 3 12 और 3 3 9। तो दिस इज़ द मॉड्यूलेशन ऑफ रेशियो, मतलब मॉडल रेशियो निकल के आ गया मॉड्यूलेट होकर के। अब सुनना जरा ध्यान से, अगर पूछा जाए कि बताओ इनका एचसीएफ क्या है, आप बोलोगे इनका एचसीएफ जो है वो दरअसल कॉमन में 1 आ रहा है। कितना आ रहा? 1 आ रहा। इनका एचसीएफ देखो 1 आ रहा है, इनके बीच में कोई एचसीएफ बनेगा क्या? कुछ भी नहीं, कॉमन मिलेगा तो 1 ही आएगा। एचसीएफ इनका 1 आ रहा है।
लेकिन आपको उसने एक बात बोल रखी कि जो सबसे बड़ी संख्या और जो सबसे छोटी संख्या है उनका अंतर 33 है। सबसे बड़ी है ये मेरे भाई कितनी, 9, और सबसे छोटी 3। 9 और 3 के बीच का अंतर आना चाहिए 3। उसने बोला कि ये अंतर आ रहा 33। 3 की वैल्यू 33 हो रही कितने गुना, 11 गुना। तो मेरे भाई बताओ एचसीएफ जो 1 है वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे एचसीएफ 1 को भी 11 गुना करा देंगे, 11 एकम 11, तो ये 11 जो है मेरा, ये मेरे भाई एचसीएफ आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई कि नहीं आई, आप बताओ कोई दिक्कत इसमें। अरे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है आपको तो। बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। बोलो कि बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया, सिंपल था। ठीक है, मतलब टफ नहीं था। और सिंपल अगर आप चाहो तो बोल सकते हो, पर सिंपल भी क्वेश्चन को बोलना सही नहीं होता है। ठीक है, सिंपल क्यों बोला जाए किसी क्वेश्चन को। चलो भैया, अगला चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं। अगली प्रैक्टिस हम लोग करेंगे परसेंटेज की, और इसमें तो हम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज की एक मेरे भाई कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट मैंने बना के डाल दी है। उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपका कोई भी टाइप नहीं बचता है। पूरे 14 टाइप मैंने आपको उसमें भी बताए हैं, जिसमें टोटल 21 है या 25 है समथिंग। तो उसमें 10 से 11 वीडियोस और आएंगी, भी बाद में आएंगी, थोड़ा अभी उतने ही आप पढ़ लें। तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। सारी चीज़ों को बाकायदे एकदम बढ़िया तरीके से बताया है, और हर एक टाइप के 5-5 क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो छोटे छोटे से वीडियो में 10 मिनट के, 12 मिनट के, 15 मिनट के कॉन्सेप्ट आप क्लियर अपना कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, क्या दे रखा है, ध्यान से सुनो। बोला है कि मोनिका स्पेंड 72% ऑन इनकम, अपने इनकम का 72% खर्च कर देती है मोनिका। तुम्हें पता है इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनका क्या कुछ अपना रिलेशन होता है आपस में, आपको पता है। आप बोलोगे भैया इनका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है कि अगर मैं टोटल 100 रुपये कमाता और उसमें मैं 40 रुपये खर्चा कर दूँ, खर्चा का मतलब एक्सपेंडिचर, तो उसमें मेरे 60 बच जाएंगे, तो प्लस सेविंग। तो क्या ये सिंपल सा बात नहीं होगी कि इनकम मेरी जितनी होगी उसमें हम कुछ खर्चा करेंगे और कुछ बचाएंगे। अब आप बोलोगे कि नहीं भैया कुछ बैंक में जमा कर देंगे, कुछ की सब्जी ले लेंगे, और कुछ में अपना जो है कार वार निकला लेंगे EMI पे। तो भैया तुम चाहे सब्जी ले लो चाहे कार निकला लो, बोला तो ये एक्सपेंडिचर ही जाएगा, खर्चा ही किया है। और बैंक में डाल दिया तो क्या सेविंग नहीं की तुमने। तो बात तो वही है, आप उनको इनडायरेक्ट तरीके से समझ रहे हो, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट सिंपल सा कौन है, सीधा सीधा, कि हमने अपने अमाउंट को, इनकम को, या तो आधा कहीं कुछ खर्चा किया या फिर कुछ बचाया। बस ये 2 तरीक़ों से इसे सॉल्व किया जा सकता है, बीच में इसके प्लस होता है। क्योंकि जब हम एक्सपेंडिचर और सेविंग अपनी जोड़ते हैं तो हमें पता चलता था हमारी इनकम कितनी थी। मान लो तुमने 60 रुपये यहाँ पे खर्चा कर दिए, 40 रुपये बचा लिए, तो आपको पता चल गया 40 अगर बचाए हैं और 60 खर्चा किए तो हमने 100 कमाए थे, तो इनकम मेरी 100 थी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होगे। अब क्वेश्चन देख लो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की। यहाँ बोला है कि मोनिका स्पेंड करती है 72% ऑन हर इनकम, अपने इनकम का 72% तो खर्चा कर देती है। एक्सपेंडिचर कर रही 72, तो हम मान लेते हैं उसकी इनकम 100 है, 100 को बेस मान के करेंगे। 100 में 72 खर्चा कर दिया, बचाया कितना होगा। बोलो कि भैया सिंपल सी बात है, 28 बचाया होगा। समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो कोई समस्या नहीं। आगे लिखा है कि इफ़ हर इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। अगर इसमें 20% बढ़ा दिया तो आप बताओ, अगर हम 100 रुपये में 20 रुपया बढ़ा दें तो वो 20 रुपया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 120 मत करना है यहाँ पे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे करो, हो जाता है। मैंने कहा 100 रुपये पे अगर 20 रुपये बढ़ा तो ये 20 रुपये अब कहीं या तो खर्च में जाएगा या तो मेरा सेविंग में बढ़ेगा जाके इधर। ये 20 रुपये अब कहीं ना कहीं तो सेट करना पड़ेगा ना। अगर हम खर्चा नहीं करेंगे तो सेविंग करेंगे, सेविंग नहीं करेंगे तो खर्चा करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। मैंने कहा ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करते हैं। उसने बोला कि सेविंग इंक्रीज बाई 15%। अब अपनी सेविंग को वो जो है 15% इंक्रीज करता है। सेविंग जो है 15% इंक्रीज करता है, प्लस कर रहा है 15%। ध्यान से समझना इस बात को। ये हुआ है प्लस 20%, तो 100 का 20% 20, 28 का 15% कितना होता बोलोगे। 28 का 10% होता है मेरे भाई कितना, 2.8। 10% हो गया 2.8,
और प्लस 5% हो गया इसका आधा 1.4, तो टोटल हो गया मेरे भाई कितना, आप बोलोगे टोटल हो जाएगा ये 4.2, 28 और 14 42 यानी 4.2। तो 4.2 मेरे भाई जो है उसने इस 20 का कहाँ खर्चा कर दिया, 20 रुपये उसने अपनी सेविंग में बढ़ा दिए, यानी इस 20 से जो उसने उसका इनकम 20 रुपये बढ़ी उसमें से उसने 4.2 रुपये अपनी सेविंग में ऐड कर दिए कि 4 रुपया 20 पैसा सेविंग हो रही है। तो आप एक बात बताओ खर्चा में कितना उसने दे दिया होगा, 20 रुपये टोटल बढ़ा जिसमें से 4 रुपये 20 पैसे तो उसने बचाए इन 20 में से, तो उसने खर्चा कितने कर दिया, आप बोलोगे 15 रुपये 80 पैसा खर्चा कर दिया। तो ज़रा बताओ 72 थी उसकी पहले एक्सपेंडिचर खर्च, और वो खर्च अगर उसने 15 रुपया 80 पैसा बढ़ा दिया, 15 रुपया 80 पैसा बढ़ा दिया, तो आप ये बता दो कि कितने प्रतिशत उसने अपना जो है एक्सपेंडिचर बढ़ाया, कितना परसेंट बढ़ाया, सिर्फ ये पूछा गया। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट मेरे भाई, कैसे बता दोगे, परसेंट बताना है ना, ऊपर रखोगे जितना बढ़ा 15.8 बढ़ा, कितने पे बढ़ा 72 पे बटे लगा दोगे 100, इनटू में 100 कर दोगे, ठीक है, परसेंट निकालने के लिए इनटू 100 कर देंगे। अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है, करोगे सॉल्व कि हम ही करें, तो बोलोगे भैया आप ही कर दीजिए, क्या दिक्कत जा रही है कि नहीं। आप बोलोगे भैया देखो इस पॉइंट के लिए एक जीरो हटा दो ज़्यादा बेटर है, फिर इसको 2 से काट देंगे तो 5 बार में जाएगा, 36 बार में ये चला जाएगा, ठीक है ना। अब हमने कहा अब भैया क्या करें, देखो क्या ये 9 और ये 9 5 14, 9 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो इसे 2 से काट लेते हैं, 2 से इसे काटोगे 18 2 से इसे काटोगे 2 सत्ते 14, 2 9 18, यहाँ आ गया 79 5/18। अगर हम इस 18 से इस 79 को काटते हैं, आप बोलोगे भैया कितना आ जाएगा, 18 चौके 72, बचेगा कितना यहाँ से मेरे भाई 7 बच जाएगा, 7 0 लगा देंगे, 18 23 54, ठीक है, 18 23 54, और कितना बच जाएगा उसके बाद, आप बोलोगे यहाँ से 72 में 7 बचा, 7 0 किया 54 चला गया, तो 16 18 8, ठीक है, 144 बटे इंटू 5, इसे सॉल्व कर लो भैया बस। आप बोलोगे 55 40 जीरो वहाँ से लगाया 4 5 3 15, और ये हो गया तुम्हारा 19 1 5 चौके 20 1 21, तो आंसर जो आएगा वो कहीं ना कहीं आप बोलोगे 21.90, और तो 21.1 दशमलव तक बता, 21.9 समथिंग आपका मेरे भाई आंसर है क्या कोई, देखो ये दे रखा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21.9 वाला आंसर जो है ये एकदम राइट हो जाएगा। तो आप देखो किस तरीके से कॉन्सेप्ट को जो है कभी कभी आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे आप हो सकता है कुछ अप्रॉक्सीमेशन आप लगा लें, पर इतना आप क्या ही लगाएंगे, काफ़ी पास हैं सारे आंसर, तो बेटर है कर लो थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्या ही जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिल जाता है पहले, तो आपकी कोशिश ये होगी कि इस परसेंटेज वाली जगह तक आकर के थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, पहले बाकी कर लो, फिर बाद में इसको सेकेंड राउंड में देख लो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट बार में ही उड़ाना है कसम खा लिए तुम, वो नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा वायरल प्रश्न, हर किसी की आंखों के सामने एक बार आया होगा, हर किसी की आंखों के सामने एक बार आया होगा। आपसे बोला अनुजा जो है वो क्या करती है, ऑन 66 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी। अनुजा के पास किसी की संपत्ति का 66 से 2/3% है। उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 रुपये है। ये ओनली 30% की, वो भी जो उसके पास है सिर्फ उसके 30% की, बेटर है। आपसे पूछा है तो संपत्ति का हमें पूरा 45% की कीमत पूछी गई कि उसके 45% की कीमत कितनी होगी। आप एक बात बताओ, मैंने कहा अगर अनुजा के पास जो संपत्ति है वो टोटल x है, टोटल x है, पर उसके पास सिर्फ x का 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 66 होल 2/3% का मतलब होता है 2/3। फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, 33 से 1/3% की 1/3, फिर 66 से 1/3% की 2/3, इस तरीके से पता है आपको। आगे सुनना जरा, आगे तुमसे यहाँ पे क्या बोल रखा है, आगे उसने बोला कि उसके पास मौजूद संपत्ति का 30%, यानी ये जो इतनी उसके पास है इसका भी केवल 30%, यानी 3/10। 30% का मतलब क्या होता है, 30/100, 30/100 होता है, 1 0 से 1 0 काट दिया तो 3/10 आ गया। 3/10 इसकी कीमत हमें दे रखी है कितनी, 1,25,000। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
आप बोलोगे भैया 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया 5 बार में, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे x बराबर आ गया 3 जीरो, ये 5 से कराओगे तो 55 25, इसे इंटू करा दें या फिर ऐसे रख दें? अभी एक काम करते हैं, ऐसे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटू लगा के 5 लिख दो, ये वाला 5 इसके पास, ठीक है, यहाँ आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि अनुजा के पास जो टोटल संपत्ति है वो इतने रुपए की है, जितना ये लिखा है, ये टोटल इतने की संपत्ति है अनुजा के पास। लेकिन उसने कहा हमें पूरी अनुजा की संपत्ति नहीं चाहिए, हमें अनुजा की संपत्ति का सिर्फ 45% चाहिए। तो भैया इसका हमें मात्र 45% चाहिए, 45.98। तो बोलोगे भैया ठीक है, उसके पूरी संपत्ति का मात्र निकाल दो 45%। आप बोलोगे कितना हो जाएगा? बोलोगे ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 20, 20 पंजे 100, तो 9/20 आ जाएगा यहाँ से। तो भैया आराम से निकाल दोगे कि नहीं, कि इंटू भी हम ही कराएं? देखो आराम से कैसे काटो। 5 से काट सकते हो, 5 चौके 20, 4 से काट सकते हो, 4 तेई 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 1 0। गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 9 0 0, 9 पना 45, 4 9 दूनी 18, 22 2 हासिल 2, 9 एकम 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 9 81 और 1 82। गलत हो गया क्या? 9 3 अबे 9 3 27, सॉरी 9 9 81 कर दिया मैंने, 9 3 1 हासिल किया, 9 3 27 और 1 28। तो भैया अगर इसमें देखो 1 2 3 सैकड़े पे पॉइंट, 1 2 हज़ार पे, और ये मेरे भाई आ गया 2,81,250 रुपये। ये अनुजा की कुल संपत्ति आ गई, कुल संपत्ति का 45%। अगर पूछा जाता है अनुजा के पास जो संपत्ति है वो टोटल कितनी है, तो आप बोलोगे 125 गुणे 5 और उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, ये उसके पास टोटल संपत्ति आ जाएगी। सपोज करो बोल दिया जाए कि उसके पास टोटल कितनी है संपत्ति, टोटल पूछ दी जाए, आप बोलोगे देखो 3 बार में तो ये 3 जीरो आ गए। फिर हमने कहा 5 से इसमें लगाओगे तो मेरे भाई 125 दूना मेरे भाई कितना होता है 125, 55 25 के 5 हासिल लगाया 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल लगाया 1, 5 एकम 5 1 6, कितने की हो जाएगा? 6,25,000 रुपये की उसके पास टोटल संपत्ति होगी ना। सही है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। टोटल संपत्ति पूछी जाए तो ये बता दो, 45% पूछा जाता है ये बता देंगे। हो सकता है ये भाई बहुत बार पूछ चुका है तो कभी कभी टोटल पूछ दे आगे आपसे, या इसका 20% पूछ दे, 50% पूछ दे, तो कुछ भी डाटा चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन को कई बार मैं खुद ही करा चुका हूँ, शायद 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करा रखा है, और इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन भी समझा रखा है कायदे से, अगर आपको याद होगा तो। बोला है क्या? सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन ऑफ द 30% स्टूडेंट्स फेल। कोई एक्स स्टूडेंट, मतलब एक्स एक कॉलेज है, उसके कुछ स्टूडेंट शामिल होते हैं और 30% जो है वो फेल हो जाते हैं। बोला 150%, 150% मोर स्टूडेंट्स देन दोज फ्रॉम स्कूल एक्स। यहाँ पे बोला है कि 150% अधिक स्टूडेंट एक्स से, एक्स की तुलना में, कहाँ के? अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल वाई, वाई स्कूल के उसी एग्जामिनेशन में दिखाए गए, जो कि मतलब अपीयर मतलब उपस्थित हुए, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि उसमें से 80% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड द एक्स एंड वाई द पास्ट। टोटल एक्स वाई से जो स्टूडेंट आए थे उसमें 80% पास हो जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन फ्रॉम वाई। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो वाई वाले फेल हो गए। आप एक बात बताओ, मैंने कहा ये एक्स स्कूल हो गया, ये वाई स्कूल हो गया, हमसे लास्ट में पूछा गया फेल। क्या पूछा गया? फेल। हम पास वालों को क्यों उंगली करेंगे जब तक मैं फेल वाले की बात करनी, पास वालों को हम क्यों छुएंगे भैया? तो सिंपल सी बात, हम एक चीज़ समझें कि इन पूरे दोनों में मिला करके उसने बोला कि इस वाले में एक्स के तुलना में वाई के जो हैं वो 150% ज़्यादा स्टूडेंट आए हैं। अगर हम बोलें कि इसके 2 स्टूडेंट हैं, 2, तो 2 में से अगर 150% इसका इंक्रीज़ करेंगे, मतलब 3 और इसमें प्लस करेंगे, तो इसके 5 स्टूडेंट आए होंगे। आप बोलोगे ये इससे कितना ज़्यादा है? बोलोगे 150% ज़्यादा, 150% ज़्यादा। यानी अगर ये 100 है तो ये कितना लिखा? 250। बात समझ में आ गई? 100 और 250 को काटोगे तो 50 दूना 100, 50 पंचे 250, 2:5 आ गया। आपसे बोला गया कि हमें चाहिए किसके वाले रेशियो से मतलब है? सिर्फ फेल वालों से, हमें पास वाले से कोई मतलब
नहीं है। हमने कहा मेरे भाई एक्स वाले में 30% स्टूडेंट हैं जो फेल होते हैं, तो एक्स में 30% फेल हो गए। पूरे दोनों में मिला के 80% बोल रहा है कि पास हुए हैं, तो पूरे में मिला करके देखोगे तो 20% फेल हुए होंगे। सिंपल सी बात है, 80 पास हुए तो 20 फेल हुए होंगे। आपसे पूछ रहा बताओ यहाँ पे ये कितने फेल हुए, ये कितने फेल हो गए। आप एक बात बताओ जरा, मैंने आपको डेविएशन समझाया, ये कितना लिखा 20, ये कितना लिखा 30, कितना ज़्यादा है ये। आप बोलोगे ये इससे 10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 10। कितने लोगों पे, 2 लोगों पे। तो बोलोगे 10 दूनी 20% हो गया ये कि नहीं, प्लस इधर। तो बोलोगे अगर इधर मेरे भाई प्लस 20% है तो दूसरे साइड माइनस 20% होना चाहिए था, माइनस 20%। और ये कितने लोगों में बंटना चाहिए था, बोलोगे 5 लोगों में। 5 चौके 20, 4% कम होना चाहिए था ये। तो ये एवरेज से 4% कम होना चाहिए। आप बोलोगे मेरे भाई वाई में फेल कितने होंगे, बोलोगे 20% टोटल ओवरऑल हुए। अगर इसके वाले में डेविएशन चेक करें तो 4% कम लोग होने चाहिए, क्योंकि इधर जो है वो 20% ज़्यादा थे, इधर 20% कम करोगे, इधर 20% 2 लोगों पे ज़्यादा थे, 10-10 दोनों पे। तो इधर मेरे भाई अगर वही 20% का डेविएशन हम 5 लोगों में बांटे तो हर किसी के हिस्से से 4-4 गायब हो जाएगा, हर किसी के हिस्से से 4-4 गायब हो जाएगा। आप बोलोगे हर किसी का हिस्सा 20 मान के चल रहा है, तो इससे अगर 4 गायब कर देंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ से बचेगा 16%। यानी 16% स्टूडेंट जो हैं वो आपके वाई में जो होंगे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसे बोलते हैं डेविएशन। कई बार मैंने यूज़ करवाया, कई क्वेश्चंस में हम लोग ऑलरेडी डेविएशन ही करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि नहीं आई। आगे सुनना ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसका देख लेते हैं कि 16% आंसर है कि नहीं है। बिल्कुल होगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं पहले। चलो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो क्या दे रखा है। किसी तरीके की कोई समस्या नहीं, अगर समस्या है तो यहाँ पे बताना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट आपका मैं रीड कर लूँगा। लिखा है इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीज्ड बाई 20% एंड द हाइट डिक्रीज्ड बाई 30%। ओके, 20% हमने उसका क्या किया है, जो है अपनी रेडियस को बढ़ाया है, और 30% हमने उसकी हाइट को कम कर दिया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही, सिंपल है। आगे बोला गया है आपसे कि उसके वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट जो है वो कितना हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ, हमें तो पता है नहीं वैसे, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब भी हम लोग रेशियो लेते हैं तो रेशियो में हम लोग जितने भी ऐसे टर्म जो कांस्टेंट है, जो दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, जो दोनों में आए, जो दोनों में आए और उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हम लोग रेशियो में कभी भी उन्हें नहीं लेते। उन्हें देखने में छोटी सी लाइन लग रही, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। देखने में छोटी सी लाइन लग रही, खुद में एक कॉन्सेप्ट है भैया, ध्यान रखना। अब ये क्यों बताया, आप बोलोगे अगर हम वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 लेते हैं, वॉल्यूम रेशियो 1 और 2 का जो रेशियो लेंगे, अगर आप उसमें एक बात समझो कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, बोलोगे सिलेंडर का वॉल्यूम मेरे भाई, सिलेंडर ही दे रखा है ना, कौन तो नहीं दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है मेरे भाई। तो पाई आर स्क्वायर एच इधर लिख दो, पाई आर स्क्वायर एच इधर लिख दो। तो आपको पता पाई दोनों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि दोनों के लिए कांस्टेंट कट जाएगा। तो R1 स्क्वायर एच ये अलग अलग दे रखे हैं, तो ये R2 H2। तो R1 रेशियो H1, R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2 का रेशियो आएगा, यही मेन इंपॉर्टेंस रखेगा। बाकी पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा कि जो कांस्टेंट होते हैं दोनों में आए होते हैं, उन्हें हम लोग नहीं लेते हैं, उन्हें पहले से काट देते हैं या फिर उन्हें लिखते ही नहीं है। ठीक है, अब सुनना, यानी हम बोल सकते हैं हमें रेशियो किसका बताना है, हमें रेशियो देखना है R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2 का। अब यहाँ पे उसने बोला कि पहले हाइट को इंक्रीज़ किया गया है 12, हाइट नहीं है ना, क्या ये हाइट द डिक्रीज बाई, हाइट को डिक्रीज़ किया है 30% और ये रेडियस को बेस के इंक्रीज़ किया है 20%। हमने मान लिया रेडियस पहले 10 थी तो 10 गुणे 10 हो गया, और हाइट भी पहले 10 थी तो 10 हो गई। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का रेशियो निकल के आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर हम लोग आराम से करा लेंगे। आप बोलोगे R2 कितनी हो जाएगी, इसको हमने 20% बढ़ाया है तो ये मेरे भाई बोलोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 12, दोनों बढ़ गए देखो 20-20%। कोई समस्या यहाँ तक किसी को, बोलो कोई दिक्कत नहीं।
हमने कहा यहाँ पे इसको क्या कर दिया 30% कम कर दिया, 30% लेस कर देना, मतलब क्या होता है 10 में 30% कम कर देना, 7 बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया बोलोगे, दिस इज़ 1000 और ये हो जाएगा 12 12 में 144, 144 इंटू 7, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 30, 3 7 एकम 7 3 10, यानी ये रेशियो आ गया। आप बोलोगे भैया अगर एक जीरो यहाँ से काट दें, यहाँ पे पॉइंट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। क्यों किया उसका भी रीज़न है कि कोई चीज़ 100 से 100.8 हो रही है तो कितनी बढ़ रही है, बोलोगे 0.8। मैंने कहा अगर तुम 100 पे कंपेयरिंग कराते हो तो उतने ही परसेंट माना जाता है, 0.8% ही क्या हो रही, बढ़ रही कि घट रही, इतने से इतनी हो जा रही, तो आप बोलोगे इंक्रीज हो रही है। चाहो तो यहाँ जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.8% इंक्रीज हो रही है, ऑप्शन आपका दे रखा देखो सी वाला, इंक्रीज्ड बाई 0.8%, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बढ़िया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बता दो। मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे से समझाई हैं, बिल्कुल टफ ना करते हुए। नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। आप बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या दिया गया है उसके बाद से करेंगे। बोला गया कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, इट्स सेल इंक्रीज बाय X% एंड देयर इज एन इंक्रीज बाय 25% रिसिप्ट ऑफ द रिवेन्यू। रिवेन्यू इतना बढ़ गया, ओके, बात समझ में आ रही है। बोला गया कि देन द वैल्यू ऑफ X इज, X की वैल्यू वो जो है क्या होगी। कितने लोग हैं जो कर पाएंगे। आप बोलोगे भैया कर लेंगे आराम से, कि जो रिवेन्यू होता है वो प्राइस इंटू कंजप्शन बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि जो रिवेन्यू है वो प्राइस इंटू कंजप्शन है, टोटल जो उनका कमाई हो जाएगी वो प्राइस इंटू कंजप्शन बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है भाई, जो सेल है और जो प्राइस है उन दोनों का प्रोडक्ट हम रिवेन्यू बोलेंगे, टोटल जो उनकी अर्निंग होगी, राजस्व प्राप्ति जिसे बोलोगे, है कि नहीं। बोलोगे कर लेंगे भैया, समझ में आ जाएगा। हमने कहा कर कैसे लोगे, समझाओ। आप बोलोगे भैया वही वाला तरीका यूज़ करेंगे कि मान लो पहले प्राइस 10 था, कंजप्शन या सेल जो बोलोगे उसे सेल या कंजप्शन जो था वो भी 10 का था, तो 10 दाम 100 रुपये का काम हो जाता था। ये राजस्व हो गया, रिवेन्यू जिसे बोल रहे हैं, ये प्राइस हो गया और ये सेल हो गई, उसकी कंजप्शन हटा दो, सेल लिख दो, ठीक है। आप बोलोगे 10 रुपये में 10 आइटम अगर बेचे जाए तो टोटल मेरे भाई 100 रुपये का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं बोल सकते, 100 रुपये का टोटल कमाई होगी, वही कमाई मेरी रिवेन्यू है। समझ पा रहे हो कि नहीं। आपने कहा भैया, अब आपने कहा इसमें कुछ चेंज करना है, ये रिवेन्यू 1 की बात हो रही थी, रिवेन्यू 1, अब तुम रिवेन्यू 2 की बातें करो। तुमने कहा यहाँ पे 20% जो है मेरा प्राइस वो कम हो गया, 10 से 20% कम हो गया, 8 बचा। जबकि मेरे भाई मेरा जो ये वाला पार्ट है जिसको हम बोलेंगे इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो कितनी हो रही है। आप बोलोगे ये मेरा जो है वो X% बढ़ गया। अब यार ये बहुत दिक्कत है, X% बढ़ने का मतलब कोई लॉजिकल बात करो, X% बढ़ गया। हमने कहा कि ये M हो गया बढ़ के, हमें नहीं पता कितना हो गया, मनी हो गया, मैंने माना इतना हो गया टोटल ये, पर ये उसने बताया कि ये टोटल बढ़ के 25% बढ़ गया, तो ये 125 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई बिल्कुल। अब बताओ यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बोलोगे M की वैल्यू आ जाएगी 125 बटे ये इधर 8 आ जाएगा। 8 से काटोगे तो 8 एकम 8 45 हो जाएगा, 8 पंचे 40 मेरे भाई, 50 बच जाएगा क्या, 8 संग 48, 20 बच जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बच जाएगा, 8 पंच 40। इतना होगा यहाँ पे M की जगह भैया। तो यार कितना बढ़ गया तुम ये भी नहीं बता पाओगे क्या। 10 था पहले, अब कितना हो गया, 15, 6, 2, 5 और ये पॉइंट 15.625, ठीक है। हमने कहा भैया परसेंटेज में आंसर देना है लास्ट में, किस में क्या निकालना है, प्रतिशत में था, तो प्रतिशत के लिए हम 100 में अगर कर दें कंपेयरिंग तो ज़्यादा बेस्ट है ना। तो एक इधर 0 बढ़ा दोगे और इस पॉइंट को यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दोगे। तो बताओ अगर 100 से कोई चीज़ 156.25 हो गई तो कितनी बड़ी, आप बोलोगे 56.25, इतनी बड़ी। तो यानी हम बोल सकते हैं इंक्रीजमेंट हुआ है 56.25% का। 56.25% ऑप्शन नहीं है क्या, ये देखो दे रखा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बढ़िया तरीके से एकदम बताओ। आराम आराम से समझा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं,
ठीक है। सो भैया नेक्स्ट वन क्या दे रखा सवाल देखो जरा। क्या इस सवाल को करने में आपको टाइम लगेगा? क्या ये बताने की जरूरत है आपके लिए? छोड़ दें क्या? 180 के 15% में कितना जोड़ दिया जाए कि जो योगफल है वो 360 का 20%। 360 का 20% कितना होता है? आप बोलोगे 360 का 20% 72 होता है। वो कहना चाहता कि 72 आ जाए 180 के 15% में। 15 अट्ठे जो बोलोगे 120 और 15 एकम 15 और 12 27 27 आ जाएगा ये। इसमें हमने कहा प्लस एक्स जोड़ दो, कोई समस्या? 180 का 15% है 27 आ गया। 100 कर लेते हो ना, इसके बटे 100 लगाओगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 15 डायरेक्ट इसका इंटू कराओगे तो कितना 270 आ जाएगा। फिर 1 0 10 वाले से और काट दोगे तो 27 आ जाएगा, कर लोगे। तो इस 27 में बोला कितना जोड़ दिया जाए? हमने मान लिया इसमें एक्स जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 360 का 20%, यानी 360 का 20% 72। 2 0 कट जाएंगे परसेंट से, 36 दूनी 72। अब आप बताएं ऐसे एक्स का मान नहीं निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल आराम से बोलो भैया 72 माइनस 27 कर देंगे। 72 में 27 चले कितने? 12 में से 7 चले गए, 7 5 12, 5 बचेंगे। यहाँ पे 6 में से 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चंस भी आपको दे देते हैं कुछ सिंपल, ऐसा नहीं कि आपसे कोई बोल दे कि नहीं भैया सारे टफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन करने में भी आपको कैलकुलेशन और दुनिया का ड्रामा करना पड़ता है। कोशिश करो जल्दी से जल्दी माइंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस का। कौन सा चैप्टर है? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा नंबर चैप्टर हो गया? 4th होगा। फर्स्ट हम लोगों ने नंबर सिस्टम किया, सेकंड हम लोगों ने LCM SCF किया, थर्ड हम लोगों ने कौन सा किया मेरे भाई? परसेंटेज। और ये 4th मेरे भाई आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो चलो इसके भी क्वेश्चंस को देखते हैं और करते हैं। क्या क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं? आप एक बात बताओ, देखो एकदम वाहियात सा क्वेश्चन बोला कि ए शॉपकीपर सेल शुगर सच द वे दैट द सेलिंग प्राइस जो है ऑफ 950 ग्राम्स 950 grams of sugar in the same as the cost price and 1 kg of sugar. What is his gain percentage? वो बोल रहा है कि 1 किलो की जगह 950 ग्राम चीनी दे देना तो कितना % का गेन कर लिया? अब एक बात बताओ, आपने दिया कितना? 950। पैसा कितने का ले लिया? 1000 का ले लिया ना, यही तो चल रहा है, कुछ इससे अलग थोड़ी ना हुआ है। आपने दिया कितना और आपने पैसा कितने का लिया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आपने कितना बचा लिया? 1000, सॉरी 1000 है ना, 1 किलोग्राम दे रखा है। 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। तो इतने दे करके इतना ले लेना। अब आप समझ रहे हो ना, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटोगे तो 19 पना 95 और 20 पंचे 100। 19 की चीज़ को 20 पे बेच देना। आप बोलोगे भैया सिंपल सा बात है कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है 19 पे, तो 100 पे कितना? 2 0 लगा दोगे, इतना % प्रॉफिट हुआ। आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 19 पना 95, 5 बचेगा, 5 ऊपर लिख देंगे, 9 नीचे लिख देंगे, 19 ये। तो ये हो जाएगा हमारा 5 सही 5/19%। दिस इज द प्रॉफिट % एंड गेन % बाय द शॉपकीपर फॉर द जो भी उसका टोटल ये लेन देन हुआ है, ठीक है। आंसर कौन सा आ रहा? ए वाला हो जाएगा सही इसका, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई, सरल था ये तो, इसमें कुछ बताने वाला ऐसा खास है नहीं। अगला देखो, आपसे बोला गया है कि मर्चेंट हैज़ अनाउंस 25% रिबेट ऑन प्राइजेस टू रेडीमेड गारमेंट्स इन द टाइम ऑफ सेल। एक सेल का समय चल रहा है, जैसे 25% का जो है डिस्काउंट दे रहा है, वो छूट दे रहा है 20% की सिलाए कपड़ों पे, मतलब रेडीमेड कपड़ों पे। अच्छी बात है। बोला है कि इफ़ अ परचेजर, एक खरीदार आता है, नीड्स द हैव अ रिबेट ऑफ 400, वो 400 रुपये छूट चाहता है। मतलब ये अलग लेवल का एक आदमी है जो चाहता है कि मुझे 400 रुपये का छूट मिल जाए, 400 रुपये मुझे छूट चाहिए। मतलब एक अलग लेवल का इंसान बोल सकते हैं हम इसे। आगे आपसे यहाँ पे उसने बोल रखा है कि छूट लेना चाहता है और उसे क्या करता है, उससे बोल रहा है कि ईच ऑफ द कॉस्टिंग, वो कुछ हाउ मैनी शर्ट्स, वो ऐसी कितनी शर्ट्स खरीद सकता है जिनकी कॉस्टिंग, जिनका प्राइस जो है वो 320 रुपया हो। शुड ही परचेस,
उसे कितनी शर्ट ऐसी खरीदनी चाहिए जिनका प्राइस 320 रुपये है और वो टोटल 400 रुपये अपने बचाना चाहता है। भाई एक चीज़ समझना, बहुत मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ आपको। अगर मैं ये बता के चलूँ कि 320 रुपये पे अगर मैं देखूँ मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा 25% का, मतलब कितना हो गया, तो आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, इसके बटे में 100 लगा दो % हटा के, 25 एकम 25, 25 100 के 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 32 और 1 है 0, 80 आ जाएगा। यानी एक शर्ट पे 80 रुपये बचेगा, एक शर्ट पे। हमने कहा कि हमें 400 रुपये बचाने हैं। आप एक बताओ, एक बात को, 80 रुपये एक शर्ट पे मैं बचा रहा हूँ, मैं कितनी शर्ट्स ऐसी ले लूँ जो मेरा 400 रुपया बच जाए? आप बोलोगे भैया 80 पंचे 400, क्वेश्चन वर्ड का मतलब 5 आ गया, मतलब 5 ऐसी शर्ट्स मैं खरीद लूँ जिनसे मेरा 400 रुपया सेव हो जाए। 5 आंसर आ जाएगा इसका मेरे भाई, 5 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि मैं ऐसी कितनी शर्ट्स खरीद लूँ। तो आप बोलोगे कि मैं ऐसी कुल 5 शर्ट्स खरीद लूँगा तो मेरा 400 रुपया सेव हो जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, आपको बात एकदम अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से सुनना। बोला गया है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 21 रुपीज़ अ मैन लॉस्ट सच दैट द परसेंटेज लॉस दैट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वॉज, एक आदमी 21 रुपये की कोई वस्तु को बेच रहा है और उसको उतना ही नुकसान हो रहा है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या था। आप एक बात बताओ, यहाँ तो मुझे पता नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ मान लेते हैं यार, क्योंकि वैसे जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा कि हमसे हो नहीं पाएगा। हमने कहा मान लिया भैया उसका, हमने मान लिया कि उस वस्तु का जो CP है वो X है, मान लिया, ये बात कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा हो क्या रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, लॉस % इक्वल है किसके, CP के, जितना % का CP उतना के लॉस % इक्वल दे रखा है। मैंने कैसे भी करके देखना पड़ेगा, कोई तरीका तो है नहीं दूसरा। तो आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, लॉस % हमने क्या पढ़ रखा है, लॉस % हमने पढ़ रखा कि CP माइनस SP अपॉन 100 और इनटू मेरे भाई 100 अपॉन अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, अपॉन CP और इनटू 100। % ज़्यादा पढ़ लिया शायद, देखना ध्यान से सुनना, इतनी बात समझ में आ गई। आपसे उसने बोला कि लॉस % CP के बराबर है, मतलब ये L की वैल्यू X मान सकते हैं यहाँ पे, CP की जगह X माइनस SP की जगह 21 रुपये में बेचा बटे X इंटू 100, कोई दिक्कत। अब बोलोगे X यहाँ आ जाएगा, X स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 100X माइनस 2100। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे फैक्टर्स देखो, किनको जोड़ने पे 100 और गुणा करने पे आ जाएगा, बोलोगे 7 तिरका 21, 70 और 30, तो ये हो गया 30 + 70, तो मेरे भाई आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ये तो 70 होगा और 30 होगा। एक बात समझ में आई? देखो क्या होता है इनमें, फैक्टर में गुणा करने पे ये आ जाए कांस्टेंट वाला टर्म, और उनको जोड़ने या घटाने पे x का कोफिशिएंट आ जाए, तो ये 100 लाने के लिए 30 + 70 और यही गुणा 30 × 70 2100, तो 30 और 70 वो प्राइस हो सकते हैं जिन पर ये चीज़ पॉसिबल है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन ये सरल नहीं बोला जा सकता है, कठिन भी नहीं बोला जा सकता है, और सरल तो मतलब नहीं बोला जा सकता, अलग बात है। क्वेश्चन सुनो अगला क्या है। ए शॉपकीपर जो है वो विशेष टू गिव 5% कमीशन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बट आल्सो वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, यूपी पुलिस वालों ने तो भैया दम लगा कर क्वेश्चन ये वाला दिया है, मतलब हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन, सेम डाटा नहीं पर डाटा अलग था, क्वेश्चन सेम था। अब आप एक बात बताओ, कोई शॉपकीपर है, 5% की कमीशन आपको क्या करता है, अपने मार्क प्राइस पे इच्छा करता है कि 5% आपको दे दें, डिस्काउंट बोल सकते हो, डिस्काउंट दे दिया। तो आप ये बोल सकते हो मेरे भाई कमीशन या डिस्काउंट मुझे अगर 5% का मिल रहा है तो हम अपने MRP को पूरा नहीं दे रहे हैं, MRP से हम अपना डिस्काउंट घटा ले रहे हैं, तो ये क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस। हाँ या ना? एक बात ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरे नंबर पे वो बोल रहा है कि जो दुकानदार है आर्टिकल बट आल्सो वांट टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 10%, वो ये भी चाहता है कि जो मेरा सेलिंग जितना मेरा कॉस्ट प्राइस है उससे मुझे प्रॉफिट भी मिल जाए 10% का, तो ये भी SP हुआ कि नहीं, सेलिंग प्राइस। दूसरी बात है ये, तो ये बातें बोली दो तरीके से गई हैं, बातें दोनों सेम है कि नहीं है? बातें दोनों सेम है। जैसे
आप एक दुकान पर गए, आपने वहाँ पे देखा कि 100 रुपये का एक जो है, मैं क्या आपको बता दूँ, 100 रुपये का एक कुछ भी देख लो, मान लो आपने एक चाबी का गुच्छा देखा, चाबी का गुच्छा पता है ना जो उसमें लगाया जाता, 100 रुपये का था वो। अब आपने सोचा कि यार एक काम करो, 100 रुपये तो इसमें मान लो उसमें प्रिंट था, एक वो स्लिप चपकी है 100 रुपये की। अब आप क्या चाहते हो कि दुकानदार मुझे 90 का दे दे, ठीक है, दुकानदार आपको 90 रुपये का ये दे दे, आप चाहते हो, यानी आप 10 रुपये का डिस्काउंट चाहते हो, ये डिस्काउंट हो गया। पर एक बात बताओ, दुकानदार रेडी हो गया, चलो ले लो भैया 90 का, दुकानदार ने तुम्हें 90 का दे दिया, तो तुम्हें इतना तो तुम भी सोचोगे कि भाई दुकानदार पागल तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो हमने उससे 90 का कहा तो उसने हमें 90 का दे दिया, वो 90 का ही लाया होगा, ऐसा तो है नहीं, वो हो सकता है 80 रुपये का लाया हो, तो उसने ये 10 रुपये का प्रॉफिट भी कमा लिया। तो इस चीज़ को हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तुम क्या बोलोगे कि 100 रुपये के गुच्छे पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, और दुकानदार क्या बोलेगा कि 80 रुपये के गुच्छे पर 10 रुपये मैंने प्रॉफिट कमा लिया। तो इसने जो प्रॉफिट कमाया है और आपने जो डिस्काउंट पाया है, ये दोनों बातें जो है उसके सेलिंग प्राइस पे जाके ख़त्म होती हैं, यानी ये दोनों सेलिंग प्राइस के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों बातें आपस में भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बढ़िया बात समझ में आई कि नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब बोलोगे बढ़िया भैया समझ में आ गई, आप ये बोलना चाहते हो कि जो मार्क्ड प्राइस है, ध्यान से सुनना, मार्क्ड प्राइस में मेरे भाई 5% का डिस्काउंट दे दिया गया, 100% की चीज़ पे 5 का डिस्काउंट देने का मतलब होता है 95% मार्क प्राइस का केवल लिया है, मार्क प्राइस का केवल 95% लिया, बराबर। ये किसके बराबर होगा, उसने मेरे भाई 10% का प्रॉफिट भी कमा लिया है, 10% का प्रॉफिट कमाया, यानी उसके सीपी पर उसने देखा जाए तो 10% प्रॉफिट, 100 की चीज़ को 110 करके उसने अपने हिसाब से बेचा है, 110%। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है आप बता सकते हो, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ से मेरे भाई MP/CP निकालूँ, आप बोलोगे पहले यहाँ पे काट लो, अगर कट जाए, 5 से काटोगे तो 19 बार में आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 22 पंचे 100, 22 बार में आ जाएगा। आप बोलोगे MP मेरे भाई ये था, CP अपॉन में ले आए बराबर, इधर ये ऊपर 22 लिखा था, ये 19 इधर से इधर आएगा तो बटे में 19 आ जाएगा। बढ़िया बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलोगे बढ़िया बात समझ में आई। उसका क्रय मूल्य कितना है, 95, 19 का मतलब 95 बोल रहा है तुमसे, कितने गुना हो गया, 19 पना 95, 5 गुना, तो मेरे भाई इसकी वैल्यू कितने गुना हो जाएगी। उसने पूछा अंकित मूल्य कितना है, देखो MRP कितना है 22, तो 22 की वैल्यू भी 5 गुना करा दो, 22 पंचे 110। तो कहने का मतलब MRP उसमें 110 रुपये छपी है, और है कितने की वो, 95 रुपये की। दोनों बातें निकाल दी, आपसे पूछा गया अंकित मूल्य, तो आपका 110 जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा ताकत लगा दी है बताने में, अब दूसरे में आप जल्दी से करके बता दो क्या आएगा। आप बोलोगे भैया बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 80% इट्स मार्क्ड प्राइस, और एड बोल रहा है कि अ ट्रेडर मेक्स द लॉस ऑफ 10%, 10% का इसका लॉस हो गया, तो बोल रहा है आपसे यहाँ पे कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सेल्स एट 95% एट द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, देखो आपको वही चीज़ करना है कि MRP का हमने 80% लिया है उससे, तो मेरे भाई उसको जो है कॉस्ट प्राइस का जो है केवल और केवल कितना परसेंट, 10% लॉस हो गया, यानी इस बार उसको 90% मिल पाया। अब बोलोगे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो MP/CP जो है वो कितना आ जाएगा, बोलोगे 9/8 आ जाएगा, यानी 8 रुपया का चीज़ जो है वो 9 रुपया छाप के रखे थे, ये बात उसने आपसे बोल दी। आगे उसने क्या बोला ये ध्यान से सुनना, उसने बोला है कि अगर हम उसे सेल्स करते 95% इट मार्क प्राइस, अगर हम उसके मार्क्ड प्राइस पे, ये जो उसका मार्क्ड प्राइस था 9, इसके 95% का मतलब 19/20, 95 का मतलब जानते हो ना 19/20, 5 से काटोगे 19 पना 95 और 20 पंचे 100, ये आ जाएगा। आप बोलोगे इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब बोलोगे भैया अगर हम इसको 20 से काट दें, 19 को अगर मेरे भैया 20 से काट दें, तो आप बोलोगे कि ये कट सकता है, बिल्कुल कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी बताओ। या फिर 20 से 9 को काट दें, जैसे तुम बता दो, एक काम करो 20 से 9 को अगर काटना चाहो इसको काट दो, तुम बोलोगे भैया 20 से 9 को काट दो, 0.45 बार में चला जाएगा, 45 दूना 90 और 90 में एक अंक बाद दशमलव, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9। बढ़िया समझ में आ गई बात कि नहीं, बोलोगे बढ़िया समझ में आ गई। अब मैंने कहा इसका इंटू करा, 19 पना 95, 5 हासिल लगाया मेरे भाई, 19 चौक 76, 76 और 9 85, 2 अंक बाद पॉइंट लगा तो 8.55 हो गया।
अब तुम इतनी बात बताओ, ये तो आराम से बता लोगे कि 8 रुपये उसका सीपी था और अब कितने का बेच रहे हैं हम, 8.55 पे। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बोलोगे प्रॉफिट हो रहा, प्रतिशत लाभ। कितना प्रॉफिट हो रहा? 8 रुपये की चीज़ को 8 रुपये 55 पैसे में बेचोगे तो 55 पैसे का प्रॉफिट होगा। 55 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, 8 पे तो 100 पे कितना? बोलोगे 2 जीरो हटा देंगे तो 55 का पॉइंट हट जाएगा, 2 अंक बाद ख़त्म हो जाएगा। 8 से मेरे भाई हम 55 को काट देंगे तो बोलोगे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएगा ना। तो आप ऐसा करो, देखो इतना तो आप कॉमन सेंस तुम यहाँ पे समझ ही सकते हो कि अगर ये 55 की जगह 56 होता तो 7 बार में चला जाता, मतलब आंसर एकदम 7 के पास आएगा। 7 के पास, पास ऐसे लिखो, 7 के पास नियर आएगा मेरे भाई 7 के। तो देखो 7 के पास कौन है? ये तो देखो बहुत दूर है, ये मेरे भाई 12 तो बिल्कुल दूर है, ये तो बहुत दूर है। ये देखो ये वाला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.9%। ये एकदम सही है। बढ़िया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आंसर ऐसे सॉल्व कर लो, इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी भैया। वन एंड ओनली एंड लास्ट मेरे भाई चैप्टर बचा है द डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करेंगे और क्वेश्चन को समझिएगा। पढ़ो भाई, लिखा है अ बिल्डर है वो परचेज करता है 25 विंडोज 25% ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ 1,20,000। तो बोला गया है कि इफ़ द बिल्डर रिसीव एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 7,500 फॉर द परचेज, ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ ईच विंडो इज। एक बिल्डर है, बिल्डर मतलब एक जो बिल्डिंग्स बनाता वो आदमी है, और बिल्डिंग बनाने वाला आदमी कर क्या रहा है कि 25% का डिस्काउंट के साथ में 25 खिड़कियाँ खरीदता है जो इतने रुपए में है। 25 खिड़कियाँ कुल 1,20,000 रुपये में खरीदता है 25% की छूट पर, ठीक है। तो 25% के डिस्काउंट पर एक खिड़कियाँ खरीद रहा है। एक बात ये हो गई, यदि बिल्डर को खरीदारी करने में 7,500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट और एक डिस्काउंट और मिलेगा, कितने का मिलेगा? आप बोलोगे 7,500 रुपये का। तो बोला प्रत्येक खिड़की की कीमत जो है वो कितनी पड़ेगी? आप यार एक बात बताओ, अगर 1,20,000 रुपये की, ध्यान से सुनना ये बात, 1,20,000 रुपये की चीज़ 25% का डिस्काउंट दे दिया जाए, मतलब 3/4 पे खरीदारी हो जाएगी। 4 से काट दोगे, 4 3 12, इसको करोगे 3 3 9, यानी 90,000 रुपये की खिड़कियाँ पड़ी कि नहीं पड़ी? यहीं पे हो जाएगा। 90,000 रुपये की खिड़कियाँ पड़ रही हैं, लेकिन आपको 90,000 नहीं देने हैं। आपने क्या किया, 90,000 रुपये पर भी आप एक एडिशनल डिस्काउंट मार रहे हो भैया, कितना? 7,500 रुपये का। मतलब इस पर भी 7,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तुम्हें। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। किसकी बात है? आप बोलोगे भैया बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप बोलोगे यानी हमें जो है वो अगर 90 से मेरे भाई जो है घटा दिया जाए, कितना? 90 75, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 82,500 रुपये आएगा, ठीक है ना? 82,500 रुपये, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे समझना जरा, 82,500 रुपये तुम्हारा मेरे भाई बचेगा। कितना बचेगा? 82,500 रुपये। अब आप एक बात समझाना बहुत ज़्यादा ध्यान से, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे मेरे भाई एक जादू हो रहा है। वो ये हो रहा है कि ये मेरा वो वाला प्राइस पड़ रहा है जो डिस्काउंट भी हटा दिया गया और इसके बाद एक एडिशनल डिस्काउंट भी हटा दिया गया। यानी ये पैसा मैंने दे दिया है, ये पैसा मैंने दे दिया, और ये पैसा दे दिया तो उसने मुझे इसके बदले में क्या दे दी? 25 की 25 खिड़कियाँ दे दी। यानी कह सकते हैं 25 खिड़कियों के लिए मुझे रियल में इतना पैसा देना पड़ा। थी कितने की कोई मतलब नहीं, डिस्काउंट मिला वो सब घटा घटू के अब ये फाइनल बचा। अब आप बताओ, अगर 8 लाख नहीं है यहाँ पे, 82,500 रुपये, 82,500 रुपये की अगर मैंने 25 खिड़कियाँ खरीदी तो ये खिड़की कितने पड़ेगी? अब बोलोगे काटोगे तो 25 3 75, 82 में 75 चले गए मेरे भाई, फिर से 7 यहाँ बच जाएंगे और मेरे भाई फिर से 75 हो जाएगा। तो 25 3 75 और एक ये 2 जीरो, मेरे 3,300 रुपये की एक खिड़की पड़ेगी। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। बढ़िया सॉल्यूशन है, आराम से समझ में आ रहा होगा। 3,300 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ये दे रखा सी। बताओ जल्दी समझा दो जरा, 3,300 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो। बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन और डिस्काउंट ऑफ 30% टू सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% द मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल इज 144। देन द मार्क्स प्राइस पूछा गया है, जो आपका प्राइस है ऑफ द आर्टिकल इज, मतलब आर्टिकल का प्राइस, अच्छा मार्क प्राइस कितना है ये पूछा गया है, और 144 जो है वो बीच का अंतर दे रखा सक्सेसिव और उसके। देखो एक तरीका इसका अगर मैं तुम्हें ऐसा समझाऊं, हो सकता है गलत हो जाए पर एक बार ट्राई मारो, कि अगर मैं इनके सक्सेसिव के बीच का डिफरेंस लूँगा, ठीक है, और वो मेरे भाई आपको पता है कुछ ऐसा आएगा 2 3 4 5 10 जो भी आएगा, तो ऐसा कुछ अगर आ जाएगा तो फिर मैं उसका 100 बनाने के लिए उसमें कुछ मल्टीपल फैक्टर लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी मल्टीपल फैक्टर लगा लें, 144 के अंदर एक 9 छुपा हुआ है, 9 इसके अंदर होता है कि नहीं, 16 नवैया, तो मेरे भाई 9 होगा इसके अंदर, तो जो आंसर आएगा उसके अंदर भी 9 होना चाहिए इनडायरेक्ट। तो देखो यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 7 और 2 9 है, तो ऑप्शन आपका सी हो सकता है। सॉल्व करेंगे, परेशान मत हो, सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने एक तरीका आपको बताया कि ऐसा हो सकता है शायद, जो मुझे लग रहा है अभी जहाँ तक देखने में, तो ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कहा एक उसने 30% का डिस्काउंट दे दिया, दूसरा उसने कितने का डिस्काउंट दे दिया, और दूसरा उसने दिया है मेरे भाई 20 + 10 - 20 × 10/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 30 में 2 चले गए, 28 बचे। 30 का डिस्काउंट और 28 का डिस्काउंट, इसका मतलब 20 का अंतर है, 2 का डिस्काउंट। 2% की वैल्यू आपको दे रखी है 144, दे रखी कि नहीं दे रखी, बोलोगे बिल्कुल दे रखी। हमने कहा 100% की वैल्यू पूछी, 50 से गुणा कराएंगे, इधर भी मेरे भाई 50 से गुणा करा देंगे, तो 50 दूनी 100, 100%। ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 0, 4 पंचे 20, 0 वहाँ से लगाया 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 वहाँ से लगाया आपका 2, और 4 एकम 5 एकम 5 और 1 5 और ये मेरे भाई 2 7, तो ये 7200 आ गया कि नहीं आ गया, बोलोगे बिल्कुल सही बात। 0 का 0 लिख दिया, 5 चौके 20 के 0 वहाँ से लगाया 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 5 एकम 5 2 60, ठीक है 7200, तो 7200 ही देखो सही आंसर आ रहा, ठीक है। बाकी आप वैसे कर सकते हो, अगर मल्टीपल फैक्टर से आपको लग रहा है कि हाँ 1-2% बचेगा 100 बनाने के लिए, कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे लगा दो मल्टीप्लाई कराने के लिए। इसके अंदर जो 9 छुपा वो थोड़ी ना कहीं चला जाएगा, वो तो जिसके साथ इंटू होगा उसको 9 कर देगा, ये पता ही है आपको 9 का रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, बढ़िया प्रश्न है कि नहीं है ये तो भगवान जाने, पता चलेगा करने के बाद, लेकिन देख लेते हैं। आपको बोला गया है कि अ शॉपकीपर ऑफर्स 15% डिस्काउंट ऑन द ऑल प्लास्टिक टॉयज, ही ऑफर्ड द फर्दर डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस, एंड द दोज कस्टमर्स हु पे कैश, जो कैश देता है उसको एक अलग ज्ञान बताता है कि 4% और देंगे। ये मतलब बढ़िया क्वालिटी वाला आदमी है एक, इसके अंदर बिजनेस का पूरा माइंड सेट है। ऑनलाइन बोल रहा कि दोगे तो नगद दोगे अगर, तो 4% का एडिशनल डिस्काउंट देंगे तुमको। आगे बोला गया दोज कस्टमर्स हु पेयर द कैश, एक उसको कैश देता कि ये लो मेरे भाई, बोला व्हाट डज द कस्टमर हैव टू पे इन रुपीज़ इन कैश फॉर द टॉयज 200, 200 रुपये वो पे करता है। तो मेरे भैया बस इतना बताना है कि दुकानदार उसके कितने रुपए काटेगा खिलौनों के, 200 पर कितना उसको डिस्काउंट दे देगा, उसके बाद कितना रुपया उससे ले लेगा, समझ रहे हो। उसने 200 का नोट एक दे दिया कि ये लो भाई काट लो अपने पैसे, और नगद काटने हैं तो 15% का तो एक डिस्काउंट वापस कर दो, और एक 4% का एडिशनल डिस्काउंट वापस कर दो, सिंपल सी बात है। आप बताओ, आराम से कर लेना है। कैसे, 200 लिखा था, हमने कहा 200 पर एक उसने 15% का डिस्काउंट दिया, 15% का मतलब 3/20, यानी 20 पे 3 की छूट, 17/20 हो गया। आगे देखो 4% का एक एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, फर्दर डिस्काउंट व्हेन यू पे द पेमेंट बाय कैश, आप जब कैश में पेमेंट को देते हैं तो एक 4% का और डिस्काउंट मिलता है। 4% का मतलब 1/25, यानी 25 पे 24 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 25 के एक 4% का और डिस्काउंट मिल गया। मैंने कहा एक काम करो यार, काट लो इसको, दौड़ के काटो इसको। अगर मैं 25 से इसको काटूंगा, 25 8 200, 4 से इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा, 4 से काटो या फिर क्या कर देता हूँ डायरेक्ट, अगर इसको मैं 20 से ही उड़ा दूँ पॉइंट में तो वैसे भी आएगा, नहीं रुको 4 से पहले एक बार काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 5 से मेरे भाई इसको काट लो, 5 चौके 20, 5 40, 4.8, तो ये कितना आ जाएगा बोलोगे, ये आ जाएगा आप 4.8 × 2 कितना हो जाता है बोलोगे 9.6,
48 दूना 96 और गुणे 17। अब भैया इनका करा दो गुना। 17 चक्का 2 कैरी आउट 1, 10 कैरी के लिए 102 होता है, 10 हासिल चढ़ा दिया। अब 17 नवैया मेरे भाई 153, 153 और 10 163 और एक अंक बाद दशमलव, तो ये दशमलव, यानी जो दुकानदार है वो उससे कितने रुपए ले लेगा? 163 रुपये 20 पैसे ले लेगा। इतना मेरे भाई उससे दुकानदार ले लेगा। नकद राशि उसे इतनी देनी पड़ेगी 200 रुपये के खिलौनों पर, 163 रुपये 20 पैसे। बात समझ में आ गई? 200 रुपये खिलौनों पर उसे इतना रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि भैया डिस्काउंट भी तो लेगा यार, उसने नकद दिया है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा, देखो ये। चलो बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट वन भैया देखो, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। 20% का लगातार 2 छूट दे दी गई। मैंने कहा कलर थोड़ा सा इसका बदल लेते हैं अब। 20% की लगातार 2 अगर छूटें दे दी जाती हैं तो आपको पता है सक्सेसु का फॉर्मूला होता है a + b - ab / 100। तो आप बोलोगे a + b जो आएगा वो 20 और 20 40 आ जाएगा, और 40 में से कुछ भी घटाओगे आंसर 40 से छोटा आएगा। आंसर 40 से छोटा आएगा। तो ये देखो 40 तो आएगा नहीं, 40 से बड़ा आ नहीं सकता, 40 से बड़ा आ नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है 40 से छोटा आएगा। ऐसे कर सकते थे, इसे करने की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बेहतरीन समझ में आ गई भैया, यही आएगा। करके दिखा दूँ क्या? अरे यार भाई तुम लोग कभी कभी बहुत फनी बातें कर रहे हो। आप देखो 20 + 20 - 20 गुणे 20 / 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 40 - 2 दूनी 4, 40 में 4 चले गए, 36%। बात समझ में आ गई? अगला देखना, ये तो आपको आते हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये कलर कुछ थोड़ा अनोखा सा लग रहा है। अगला देखो भैया, समझना जरा। अरे ये तब भी ठीक है, थोड़ा सुनना ध्यान से। 25% के 2 लगातार डिस्काउंट। आपको पता 25 25 50 - 25 गुणे 25 / 100, 25 25 आम 625, 2 अंक बाद दशमलव, तो 6.25 आएगा। 50 में 6.25 घटाना है तो देखो पहले तो ये देखो 50 तो आ ही नहीं सकता था, इससे छोटा आएगा। बड़ा कैसे हो गया? छोटा आना है। 45 भी नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा तो एक ही है। 45 कहाँ से आ जाएगा? 6.6 अगर ही घटाओगे तो ये आ जाएगा 43.75%। आई होप बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब आ जाओ भैया प्रैक्टिस पे। 5 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए। कितने चैप्टर कर लिए? 5। अब इनकी क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस। मतलब सारे चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस सेशन में। पूरे में 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम। पहला क्वेश्चन ये दे रखा, बोला गया है कि यदि 10 विभिन्न धनात्मक संख्याओं का योग 100 है, सारी अलग अलग हैं धनात्मक संख्याएं, योग 100 दे रखा। आपसे बोला है कि 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या कौन सी हो सकती, मैक्सिमम नंबर जो है बिगेस्ट कौन सा हो सकता। मैंने मान लिया पहला नंबर धनात्मक है तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 और 10वीं संख्या मैंने कहा मैं नहीं पता, लेकिन ये पता कि सबको जोड़ने पर 100 आना चाहिए। आप एक बात बताओ, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का सम अभी हम लोगों ने निकाला था कैसे? 9 × 10/2, 2 पंचे 10, 9 पना 45। 45 में कौन सा नंबर जोड़ दें कि 100 हो जाए? आप बोलोगे 45 में मेरे भाई 55 जोड़ दिया जाए तो 100 हो जाएगा, यानी एक जो बड़ा नंबर आएगा वो 55 हो सकता है। कोई समस्या यहाँ पे किसी को? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था, एकदम बेसिक वाला। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लॉजिक और वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं ठूंसनी है आपको। चलो ये क्वेश्चन ज़रा देखो क्या है। बोला गया कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स देयर आर विच ऑल द डिजिट आर ऑड, सारी डिजिट्स ऑड हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा कि सारी डिजिट ऑड के नंबर जो बन सकते हैं उनकी डिजिट कौन कौन सी पॉसिबल हैं, उनकी डिजिट कौन कौन सी पॉसिबल हैं। आप बोलोगे देखो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। मतलब ये कुछ 5 डिजिट हो सकती हैं, 5 डिजिट मात्र। और ये 5 डिजिट मेरे भाई
100 की प्लेस पे भी आ सकती हैं, टेंस की प्लेस पर भी आ सकती हैं, और यूनिट डिजिट की प्लेस पर भी या वंस की प्लेस पे भी आ सकती हैं। तो हम बोल सकते हैं 5 की पावर 3 हो गया ये, तो 5 की पावर 3, तो ये कितना हो गया, 55 25 पंचे 125, तो 125 ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं, 125 ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं। बात आ गई समझ में। ये पांचों नंबर में कोई भी भैया जो है मेरा एक किस में आ सकता है, आप बोलोगे 100 पे, कोई भी एक जो है मेरे भाई टेंस पे आ सकता है, और कोई भी एक जो है यूनिट या वंस पे आ सकता है। तो ये 5 की 5 डिजिट 3 नंबर के संख्या बनानी, तो तुमने क्या किया कि 100 की प्लेस पे, टेंस की प्लेस पे और यूनिट डिजिट की प्लेस पे, वंस की प्लेस पे रख के इंटू करा दिया और आंसर आ गया। अगर सपोज करो मैं इसको क्या करता हूँ, ये वाला समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मान लो थोड़ी समय के लिए, अभी आपको देखता हूँ कि आप इसका आंसर दे सकते हो या नहीं। मैंने कहा सपोज करो आपसे पूछे कि दहाई और इकाई का अंक जो है, ओनली दहाई व इकाई का अंक, दहाई का अंक और इकाई का अंक जो है वो एक ऑड नंबर होना चाहिए, एक ऑड डिजिट। पर मैंने कहा जो सैकड़े का अंक है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ दहाई और इकाई से मतलब है। और हमें चाहिए कौन सी, 3 अंक की संख्या, ये भी 3 अंकों की ही संख्या चाहिए। आप बोलोगे भैया सरल सी बात है कि एक सैकड़े के स्थान पर आप बोलोगे कोई भी 10 नंबर में से कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक सैकड़े में तो कुछ भी आ सकता है। बाकी हमें पता दहाई पे 5 डिजिट वही जो होती हैं, यानी 1 3 5 7 एंड 9 यही आ सकती हैं। और आप बोलोगे वंस पे भी बस ये 5 ही आ सकती हैं। तो 55 25 2 250, क्या ये आंसर एकदम सही है? 250 ऐसे नंबर होंगे जिनके दाई पर 2 डिजिट हैं। आप बोलोगे भैया बिल्कुल वाहियात आंसर आपने बताया है, आपने आंसर जो बताया वो एकदम ही वाहियात बताया है। मैं पूछूंगा ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? तुम बोलोगे भैया क्योंकि आपने जो यहाँ पे 10 नंबर ले रखे हैं, आपने इसमें कैसे 10 ले लिए? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9, और एक कौन सा ले लिया? हमने कहा एक 0 ले लिया। तो भैया तुम पागल हो क्या? अगर तुम 0 ले लोगे यहाँ पे और उसके बाद तुमने 1 3 लिख दिया तो ये 3 अंकों की मानी जाएगी, तो 2 अंकों की संख्या मानी जाएगी। तो सैकड़े पे 0 वाली संख्या तो आ ही नहीं सकती है। इसका मतलब भैया तुम्हारा आंसर कैसा है? गलत है। बोल सकते हो ये बात कि नहीं? कॉन्फिडेंस से बोला करो यार कुछ तो। बोलोगे बिल्कुल भैया ये बात मैं बोल सकता हूँ कि आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब भैया यहाँ पे 10 नहीं लेना है, यहाँ पे 9 लेना था। तो 9 × 5 × 5 कराओगे तो ये आ जाएगा 225, और ये मेरा एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर सही है और ये आंसर गलत था। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलोगे बढ़िया तरीके बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मेरे भाई, क्वेश्चन आपको जो है आंसर बताना है कमेंट में कि ऐसे कितने 3 अंक के नंबर हो जाएंगे जिनके दहाई की प्लेस पे जो है वो एक ऑड नंबर होगा। सिर्फ ऑड ही होना चाहिए, इवन नहीं हो सकता है। ऐसे कितने नंबर होंगे 3 अंक के, सिर्फ दहाई पर एक उनके ऑड नंबर होगा? जल्दी से बता देना, फिर मैं आपका आंसर जो है उसमें कमेंट में पिन कर दूंगा अगर आपका आंसर पहले सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना कैसे होगा। करो मेरे भाई जल्दी से, जल्दी से कर डालो इस सवाल को। आप बोलोगे भैया यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न दिख रहा है कि 1 × 2 लिखा है, 2 × 3 लिखा है, 3 × 4 लिखा, फिर इसके बाद 1/4 × 5 आया होगा। और यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है कि इनके बीच में 3 का गैप, इनके बीच में 3 का गैप, इनके बीच में 3 का गैप। तो आपने ये कभी बताया तो नहीं है, पर एक फार्मूला हमें ज़रूर पता है कि अगर 1/a × b प्लस 1/b × c प्लस 1/c × d प्लस 1/d × e, इस तरीके से लिखा हो, इनके बीच में सबके कॉमन हो गैप, बीच का गैप जो हो कॉमन हो, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं कि 1/ कॉमन डिफरेंस, 1/ कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में मेरे भाई 1/ फर्स्ट नंबर यानी 1/a और माइनस लास्ट वाला 1/e, 1/a और फिर 1/e, तो 1/e। ये होता है कॉन्सेप्ट इसका। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका भैया, जल्दी से एक प्यारा प्यारा स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इसके बाद बताई जाए फिर इस चीज़ को कैसे होगा। अब बोलोगे भैया ले लिया स्क्रीनशॉट, अब आगे तुम बताओ। सुनना ध्यान से, अगर हम इसमें एक डिजिट ध्यान से समझें तो ये 1/1 × 2 वाला
फिर +1/2 इंटू 3 वाली, +1/3 इंटू 4, ऐसे करके टोटल ये कितने हैं 20 हैं। उसमें से 10 इस टाइप वाले होंगे। देखो पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 3 है, ऐसे 10वें पे होगा 1/10 गुणे 11, 10 तो ये होंगे। और बोलोगे भैया 10 हम यहाँ पे आपको बताए दे रहे कौन से होंगे। पहला 1/4, 1/1 गुणे 4, फिर मेरे भाई +1/4 इंटू 7, फिर भैया +1/7 इंटू 10। तो हमने देखा यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, ऐसे करके जब हम बढ़ते चले जाएंगे, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इनके बीच का हमें गैप जैसे समझते चलना है कि मेरे भैया कौन सा आंसर जो है मेरा वो सही हो सकता है। तो आप बोलोगे देखो, इसको बोलोगे 3 एकम 3 तो 1 ज़्यादा, 3 दूनी 6 में 1 ज़्यादा, 3 तिरका 9 में 1 ज़्यादा। तो इसी तरीके जो 10वां होगा कितना होगा, वो होगा 3 दामन 30 में 1 ज़्यादा, यानी 31। और इससे पहले गुणे में कितना, इससे 4 कम, इससे 3 का गैप है ना, इससे 3 कम यानी 28। ये हो जाएगा इसका 10वां टर्म। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है 1% की, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। भैया आपने यहाँ पे बताया सॉल्व करने का तरीका, 1/कॉमन गैप सबके बीच में 1 1 का गैप है तो 1 हो जाएगा, और बटे साथ में 1/1 पहला वाला और लास्ट वाला 1/11 माइनस मेरे भाई 1/11। तो ये हो जाएगा। बाहर तो देखो 1 है तो कोई मतलब नहीं लिखने ना लिखने से। यहाँ पर देखो हो जाएगा 11 एकम 11 और 1 कट गया तो 10/11, तो यहाँ से आ गया 10/11। यहाँ पर देखोगे तो बीच का कॉमन गैप 1/3, अंदर आ जाएगा 1/1 ये 1 हो गया, माइनस ये 1/31। आप बोलोगे 31 बन जाए, 31 में 1 चला गया तो ये हो जाएगा 30/31। तो 1/3 गुणे 30/31। आप बोलोगे 3 से 30 को काट देंगे 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/31। हमसे पूछा क्या गया, इन दोनों के बीच में सब सम लिखा हो, सबको जोड़ देना है। तो बोलोगे भैया बस कुछ नहीं करना, जोड़ देना है, यानी हमें 10/11 में 10/31 को जोड़ देना है। 10/11 में 10/31 को जोड़ देना है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बिगाड़ दे रहा हूँ इसको, इधर ही सॉल्व करा देंगे। आप बोलोगे भैया बस कुछ नहीं करना, 10/11 में 10/31 जोड़ देना। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलोगे एलसीएम आ जाएगा 11 गुणे 31, तो 11 एकम 11, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 3 जो है 33 और 3 34, 33 और 1 34 सॉरी, ठीक है। नीचे 341 आ गया इनका एलसीएम। 31 से इसमें डिवाइड कराएंगे तो 31 एकम 31, 11 बच जाएगा, तो 11 दामन 110 हो गया। ये 11 से काटोगे तो 11 एकम 11, यहाँ से बच जाएगा 31, 31 इसका हो जाएगा गुणा 310, ठीक है। ऊपर ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 310 और 110 420, और नीचे हो जाएगा 341। तो ये आंसर आ जाएगा 420/341। माई फाइनल आंसर दे रखा ऑप्शन में, ये दे रखा ऑप्शन नंबर 4। बात आ गई समझ में। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या याद रखना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कभी भी 1/a इंटू बी प्लस 1/b इंटू सी प्लस 1/c इंटू डी वगैरह दिया जाए, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है सबके सेम हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाता है 1/कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/d। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, ये सॉल्यूशन हो गया भैया। नेक्स्ट मेरे भाई, देखते ही कर दोगे क्या, ये करने की जरूरत पड़ेगी। आप बोलोगे भैया 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33 अगर कॉमन ले लेंगे तो इनटू में क्या बचेगा, बोलोगे 1 + 1 + 1 यानी 3, हाँ या ना। फिर इनटू देखो यहाँ पे अगर 2 की पावर 33 कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 33, तो इनटू में क्या बचेगा, यहाँ पे देखो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 + 1 2 बराबर 6 की पावर x। ये 3 की पावर 33 और इसकी पावर 1, 2 की पावर 33, 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 34 इंटू 2 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x।
पावर सेम होती है तो नीचे इनका इंटू हो जाता है मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा, पावर सेम है तो पावर तो 34 रहेगी नीचे, 3 दूनी 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर एक्स। एक्स का मान कितना आ गया 34। बोलोगे क्या, जब आधार समान होता है तो घातें भी समान होती हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका 34। बात आ गई समझ में, एकदम सिंपल था। कैसे हुआ तो एक बार देख लो। 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33। हाँ, एक के लिए ही सिर्फ बताएंगे। आपने 3 की पावर 33 कॉमन ले लिया तो अंदर देखो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। तो ये हो गया 3 की पावर 33 इंटू 1 2 3। तो पावर गुणे में जुड़ जाती है तो 3 की पावर 33 प्लस 1 यानी 3 की पावर 34। ऐसे मैंने 2 वाले के लिए कर दिया। दोनों को हो गया 6 की पावर 34, 6 की पावर 34 बराबर मैंने 6 पावर एक्स के कर दिया। एक्स बराबर यहाँ से 34 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम लोगों ने पूरे अपने जो है सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं भैया। आई होप आपको मज़ा आई होगी क्लास में। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भैया, कुछ जाता नहीं आपका। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। और इसी तरीके के अगर आप और चाहते हैं कि अर्थमेटिक पार्ट 2 3 4 5 ऐसे कुछ आए सेशन का, प्लस इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है क्लास में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट सेशन था, ऐसे दूसरा तीसरा चौथा 5 सेशन लेके आएंगे, इसके 5 सेशंस। बाकी आप इसके साथ में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन देख सकते हैं बेहतरीन तरीके के, ये कैसे सॉल्यूशन आपको करने चाहिए। ठीक है, मैं आपको वो भी करवा रहा हूँ लाइन से। उसमें हम लोगों ने 2020 में 20 फरवरी 2024 के जो 20 फरवरी के थे वो 4 सेट पूरे कर लिए हैं, 2021 के पूरे 4 सेट कर लिए हैं और 2022 के हम लोगों ने 3 सेट कर लिए हैं। 22 फरवरी के, 20 फरवरी 21 फरवरी और 22 फरवरी के हम लोगों ने कुल मिला के 4 4 8 दिन यहाँ पे मेरे भाई 11 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 11 सेट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्ले लिस्ट आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा एसएससी जीडी 2024, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने मेरे भाई अगर देखोगे तो परसेंटेज आपको मिल जाएगा, परसेंटेज का बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है। 14 क्लास हैं लगभग, 10 मिनट के 15 मिनट के पूरे ऑल टोटल भैया कॉन्सेप्ट जितने हैं सारे बता रखे हैं डिटेल्ड तरीके से कि कैसे आपको चीज़ें समझनी है, कैसे चीज़ें करनी हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने मैथ की शुरुआत की और उसे मैथ का काका काका भी नहीं आता है, मैथ का काका काका हमें पता किसी को नहीं आता क्योंकि होता नहीं है, छोड़ो। जिसे मैथ के बारे में बहुत हल्का सा नॉलेज है वो हमारी डीएलएड की क्लास दे सकता है मेरे भाई। जो है डीएलएड की क्लास अगर वो देखेगा तो डीएलएड में क्या होता है कि बेसिक लेवल एकदम बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, तो डीएलएड के लिए उसके यूज़फुल हो जाएगा। जो आप लोगों में से बीटीसी वगैरह कर रहा हो तो पूरा कंप्लीट सेशन मैथ का पढ़ा हुआ है, पर डेसिमल को छोड़ के। डेसिमल सबको पता होता है, जोड़ना घटाना सिंपल है, तो वो नहीं है, बाकी सब कुछ है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो आई होप भैया आपको मज़ा आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग।